दिलों में उतर जाने वालों को मौत नहीं आया करती। मेरा शुरू से ड्रीम था कि मैं अपने जैसे और अपनी यूथ के लिए कुछ कर सकूं। तो आप भी तो कुछ बोलो जनाब। वो जो टाइम है जिसपे कोई गलत काम हो सकता है उस वक्त तो आप सो सकते हो। आलू अंडे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते आपको, और आपको खानी है चिकन की बोटी विद खमीरी रोटी। बीवियों से भी तंग है या जो बीवियों शोरों से तंग है? शोरों से तंग है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और मेरे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर इकबाल और जनाब वैसे मुदस्सिर आज कुछ डिफरेंट महसूस हो रहा है। शायद आज हम दूसरे सेट पर मौजूद हैं। आज दूसरे सेट पर मौजूद हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये सेट में आप देखें ना पीछे कराची के कितना साफ सुथरा मौसम लग रहा है, लेकिन आते हुए इसके बिल्कुल बरक्स था। और वो जो एक अजीब किस्म की स्मोक टाइप कराची में भी आ चुका है। लेकिन आपको इस शो में वो सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी, फीलिंग्स आपको फीलिंग गुड जो जेस्चर होता है ना वो नजर आएगा। बिल्कुल जनाब, और मेहमान भी बड़े ज़बरदस्त हैं जो कि आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं और बातें भी बहुत मज़े की होंगी। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और क्या खूब कहा है किसी ने कि दिलों में उतर जाने वालों को मौत नहीं आया करती, मौत उनकी रूह को ले उड़े या जिस्मों को फना कर डाले, वो जिंदा रहते हैं क्योंकि दिलों के रिश्ते अटूट होते हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ? आप बात कर रही हैं वहीद मुराद की, जिनके चॉकलेटी हीरो है, उसकी जिंदा मिसाल है। भले वो आज हम में नहीं है वहीद मुराद, लेकिन हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। उन्होंने अपने जुदागाना अंदाज, दिल मोह लेने वाली अदाओं, बड़ी बड़ी आंखों, मुनफरद हेयर स्टाइल, जाज़बे नज़र सरापे और शोख अदाकारी के बलबोते पर दिलों में कुछ यूं घर बनाया कि आज उनकी मौत के 4 अशरे तकरीबन होने वाले, लेकिन वहीद मुराद की आज भी शोहरत वैसे ही बरकरार है। अच्छा, वहीद मुराद जो है वो सबसे ज़्यादा बात की जाती है, वो वहीद मुराद का पिक्चराइजेशन है गानों की। अच्छा। चाहे वो अहमद रुश्दी की आवाज़ हो, चाहे वो मसूद राना की आवाज़ हो, या फिर वो मेहदी हसन की आवाज़ हो, वो हर गाने में वो कहा जाता था कि जब वो बोलते हैं तो लग रहा होता है कि वहीद मुराद खुद गा रहे हैं। तो ये अंदाज था। अच्छा, चाहे वो कोको कोरीना हो, चाहे वो अकेले न जाना हो। अच्छा, लेकिन मैं बताऊं मुदस्सिर, एक और मजे की बात ये है कि खूबसूरती का भी एक सिंबल थे वो। क्योंकि हम लोग अक्सर कहते थे कि भाई कोई अच्छा दिख रहा था ना, वहीद मुराद बनने की तुम्हारी पूरी कोशिश है। मतलब जाहिर है मतलब एक सिंबल बन गया था कि भी खूबसूरत दिख रहे हो, प्यारे लग रहे हो, वही बड़ी बड़ी आंखें और वो अंदाज खूबसूरत सा, वो अदाएं वाकई वो दिल में उनकी घर कर गई हैं। और आज भी हम उनकी बात करते हैं और आगे जनरेशंस जाहिर है हमारे लिए एकेडमी का दर्जा भी रखते हैं, क्योंकि फिल्म मेकिंग जो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो जरूर उनको देखते हैं। तो खैर उनकी बातें भी होती रहेंगी। अब हमें शामिल करनी है बड़ी खबर। कराची में अजब डकैती की गजब दास्तान, जब मुहाफिज ही लुटेरे बन गए। औरंगी टाउन में ताजिर के घर लूट मार की मुकम्मल हकीकत अब आना बाकी है और काली वर्दी में मलबूस काली भीड़ों ने पूरे डिपार्टमेंट का सर शर्म से झुका दिया। लेकिन ये अपनी तर्ज का पहला वाक़या नहीं है, पुलिस को खुद अपने अंदर के क्रिमिनल्स की निशानदेही करना होगी। गैस की कीमतों में इजाफा, ताजिर बिफर गए, एक्सपोर्टर्स ने पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया। निगरान हुकूमत के लिए सूरत हाल से निपटना चैलेंज, ताजिरों को मनाए या IMF की माने, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई। अज़्म मजबूत और हौसला जवान हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं। गुजरांवाला की तकवा अहमद ने साबित कर दिखाया, यूनिसेफ की पहली यूथ एडवोकेट बन गई। सिर्फ 16 साल की उम्र में यह एजाज पाकर कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाली तकवा आज दुनिया बोल है की मेहमान होंगी। और तंजियाबात, मज़ाहिया अंदाज, बोलो जनाब बोल न्यूज़ का नया शो, असद निज़ामी की खबर, रमला बेग के तज्जिए और अली आफ्ताब के तंज के साथ जल्द जीतने आ रहा है। शो से जुड़े तीनों नाम आज होंगे दुनिया बोल है में मेहमान। अच्छा, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोग्राम, दिस शो, क्योंकि वो लग रहा है कि सोशल इश्यूज़ हों या किसी भी तरह के मसाइल, उन पर बड़े हल्के फुल्के अंदाज में लाइटर नोट के साथ उनको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। और स्पेसिफिकली जो ये तीनों हमारे मेज़बान हैं, इनका अंदाज बड़ा मुनफरिद है। बिल्कुल, और जो हम तक खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से लाहौर में ये शो हो रहा है और मॉक्स हो रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब बड़ा धमाकेदार शो अब आप बोल की स्क्रीन पर देखेंगे। और एक और धमाका जो है वो हो रहा है इस वक्त एक्स पर
ट्रेंडिंग में सोशल मीडिया पर, तो आज उसकी भी कुछ बात कर बिल्कुल लेते हैं। जनाब। और पहला ट्रेंड जो कि हम देख रहे हैं वो है वोट सिर्फ शेर का। जनाब शेर आया के नारे तो लगते ही हैं, और अभी जनाब कैंपेन भी भरपूर तरीके से कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुकी है अपने अंदाज में। तो अभी इलेक्शन की गहमा गहमी है हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। टॉप ट्रेंड में सारिफीन मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। किसी ने लिखा तरक्की की जानिब कदम बढ़ाएं, तो किसी ने लिखा नवाज शरीफ का एहसान, सी पैक और एटमी पाकिस्तान। तो ये टॉप ट्रेंड है, इसमें 87,000 से ज़ायद सारिफीन अपने ट्वीट्स कर चुके हैं। और अब अगले ट्रेंड की जानिब जाएंगे। फ़हीम अशरफ और कौमी क्रिकेटर फ़हीम अशरफ भी ट्रेंड में आज शामिल है जनाब, क्योंकि कौमी क्रिकेटर इमामुल हक और फ़हीम अशरफ भी सेहरा सजाने को तैयार हैं। दोनों खिलाड़ियों की शादी 25 और वलीमा 26 नवंबर को होगा। सोशल मीडिया पर फ़हीम अशरफ के आबाई इलाके फूल नगर में रस्म हिना की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की है। ट्रेंड में सारफीन दोनों खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मेरी वो बात बिल्कुल सही साबित हुई ना कि कुछ सीजन चल रहा है शादियों का। अब देखें ना, अब फ़हीम अशरफ भी इसी लाइन में आ गए। पहले ही मामूल क्या करते हैं ना कि कुछ गांव देहात में शादी होती तो कहते हैं कि फसल के बाद शादियों का आगाज हो जाता है। अच्छा। तो यहाँ वर्ल्ड कप के बाद शादियों का आगाज हो गया, तो उन्होंने तारीखें ऐसी रखी थी कि वर्ल्ड कप जैसे खत्म होगा उसके बाद शादियों का आगाज हो जाएगा, और अगली सीरीज से पहले ये अब जोड़े की सूरत में ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जनाब। जाहिर है ये जिंदगी के जो साथ अहम मामलात हैं ये भी तो चलने हैं, काम भी चलता रहेगा, खुशियाँ गम ये भी सब साथ साथ ही है। तो एनी हाउ इंशाल्लाह आगे जब इन डेट्स में पिक्चर्स आएंगी तो वो भी मुझे पता काफ़ी वायरल होंगी। लोग काफ़ी उस पर कमेंट्स करेंगे, जो शादी में शिरकत नहीं कर पाए वो इसी प्लेटफॉर्म का सहारा लेंगे और अपनी नेक ख्वाहिशात पहुँचाएंगे फ़हीम अशरफ और इमामुल हक तक। तो जनाब ये तो थे ट्रेंड्स। अब आ जाते हैं कहाँ मसले पर। मुदस्सिर, आपका लाइसेंस बना हुआ है? मेरा लाइसेंस बन गया है, लेकिन एक चक्कर है कि इस वक्त लाइसेंस के लिए सबसे ज़्यादा जो कैंपेन चल रही है ना, वो चल रही है पूरे पाकिस्तान की तरह कराची में भी, लाहौर में भी, हर जगह। क्योंकि एक वाक़या हुआ, छोटी उम्र के एक एक्सीडेंट हुआ 16 साल का, और उसके बाद से इस मुहिम को तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने जो काम किया है मैं कहता हूँ वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो ज़बरदस्त काम किया है। मैंने आप सबके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार की है, इन्फॉर्मेटिव एक ऐसी, बिल्कुल, कि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो किन मराहिल से आपको गुजरना होगा, कितनी जल्दी आपका लाइसेंस बन जाएगा, किस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। ज़रा आप भी यहाँ से गाइडेंस ले लीजिए, मैं बता रही हूँ, देखिए। जी जनाब, इस वक्त मैं ट्रैफिक पुलिस के लाइसेंस ब्रांच में मौजूद हूँ और यहाँ पर कितना ज़बरदस्त अंदाज में लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनके ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं और कितनी जिद्दत आ गई है हमारे सिस्टम में। आज मैं आपको इससे बागाह करूँगी। इसके अलावा जो यहाँ पर डीआईजी हैं इरफान बलोच साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद होंगे, जो मुझे बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह से लोगों की सहूलत के लिए काम किया जा रहा है। इस वक्त मैं लर्नर्स और रिन्यूअल हॉल के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त डीएसपी अयूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मुझे बताएंगे कि यहाँ पर अंदर किस तरह से काम किया जा रहा है, कितने काउंटर्स मौजूद हैं, क्या सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा अयूब साहब, मुझे इस हॉल के हवाले से बताएगा कि यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है कि लर्नर्स का अलग एक हॉल है और जो परमानेंट के लिए उनका अलग है, क्या सिस्टम? जी परमानेंट के लिए अलग है, लर्नर और रिन्यूअल इस वक्त इकट्ठे हो रहे हैं दोनों। अच्छा अयूब साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट सिस्टम भी है? जी अपॉइंटमेंट सिस्टम भी है और वॉक इन भी है, दोनों है। जो अपॉइंटमेंट लेके आता है उसको हम पहले प्रिफेयर करते हैं कि वो पहले आ जाए, जो वॉक इन वाला है वो उसके बाद वो वॉक इन वाला भी कर लेते हैं। जी अच्छा, यहाँ पर कितने काउंटर्स हैं एट अ टाइम और मतलब जो हॉल्स हैं वो बैक वक्त इकट्ठे सारे काम कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, परमानेंट का हाल अलग है और लर्नर और रिन्यूअल का यहाँ होता है। तो ये 5 काउंटर इस वक्त हमारे चल रहे होते हैं। छठा हमारा है डॉक्टर का। डॉक्टर्स का अलग बना हुआ है, उसमें क्या होता है? जी डॉक्टर्स का जो भी रिन्यूअल कराने आता है या परमानेंट लाइसेंस बनाने आता है, पहले उसका मेडिकल होता है। मेडिकली हम देखते हैं कि उसको वो फिट है, तो फिर उसके बाद हम उसको रिन्यूअल करते हैं और परमानेंट लाइसेंस बना देते हैं। फिर हमारा यहाँ नेशनल बैंक के काउंटर भी हैं। चलें जी, ज़बरदस्त। और ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने बैंक का अंदर ही काउंटर बनाया हुआ है, यहीं पे पेमेंट होती है और सारा। अच्छा, जब वो MCQs वाला टेस्ट हो जाता है, पेमेंट हो जाती है, तो लाइसेंस कितने दिनों में मिलता है? जी लाइसेंस तो देखें TCS के थ्रू जाता है घर पे। हम 10 दिन के टाइम दे देते हैं, 10 दिन में घर पे पहुंच जाएगा, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर घर पे पहुंच जाता है। अच्छा, अभी इस वक्त हम जनाब ये परमानेंट हॉल में आ चुके हैं और ये मेरा ख्याल है आई थिंक सो पहले से यहाँ पे चल रहा है। जी ये परमानेंट हॉल है हमारा, जिसका लर्नर बना हुआ होगा 42 डेज के बाद
वो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले ये टोकन लेगा यहाँ से। यहाँ साथ साथ दिखाते हैं। अच्छा, ये यहाँ से टोकन लेगा जी, यहाँ से वो टोकन लेगा और उसके बाद उसका सेकंड प्रोसेस शुरू हो जाएगा। टोकन यहाँ उसकी एंट्री हो जाएगी, डेटा एंट्री हो जाएगी सारी यहाँ से उसकी, ये डेटा एंट्री का है। उसके बाद वो बैंक में जाएगा, पेमेंट करेगा, जो भी पेमेंट होगी जी, नेशनल बैंक का काउंटर है, वहाँ पेमेंट करेगा। उसके बाद मेडिकल होगा उसका, उसके बाद टेस्ट शुरू हो जाएंगे, एकेडमिक और ड्राइविंग। एकेडमिक में क्या होता है? एकेडमिक में हम ये करते हैं कि उसको कंप्यूटर पे बिठाते हैं, सामने उसके स्क्रीन आ जाती है, उस पर उसको क्वेश्चन दिए होते हैं, 60 मार्क्स पे पासिंग क्वेश्चन है, वो उसको टिक करेगा, ये नो करेगा। कितने मार्क्स वाले का रिजेक्ट हो जाता है और कितने मार्क्स वाले का? 60 मार्क्स पे पासिंग मार्क्स जो है हमारे पास 60 हैं, उससे अगर कम लेगा तो वो फेल होगा, उसको फिर हम 15 दिन के बाद बुलाएंगे। अच्छा, इसकी तैयारी के लिए क्या है? जी, ये हमारा वैसे गूगल पे है, DLS पे सारी तैयारी है, उस पर आप देखेंगे, DLS खोलेंगे, उसके सारे पेपर वेपर सामने आ जाएंगे, इशारे वगैरह जो रोड पे लगे होते हैं, इसी का नॉर्मल टेस्ट होता है। अंदर मैंने आपको दिखाया किस तरह से ये MCQs के थ्रू थ्योरेटिकल टेस्ट है जो सिस्टम्स पर लिया जाएगा। उसके बाद ये बाहर का मैं आपको माहौल दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक कोन्स आप लगी हुई देख रहे हैं जो अक्सर हमें रोड्स पे भी नज़र आती हैं। यहाँ पर जनाब ये गाड़ी को पार्क करने के हवाले से ये टेस्ट है जो कि यहाँ पर फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद जनाब आप फारिग हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, आपको सिर्फ अपनी पेमेंट करनी है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये दोनों टेस्ट पहले क्लियर करें। आप सोच रही हूँ कि अगर मैं इधर आ ही गई हूँ तो मेरा लाइसेंस भी रिन्यू होने वाला है, लेकिन मेरा लाइसेंस चूँकि पंजाब का बना हुआ है तो मुझे अब सिंध में लाइसेंस की ज़रूरत भी है, तो लिहाजा इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं भी यहाँ पे फ़िज़िकल टेस्ट दूँगी, थ्योरेटिकल भी दूँगी, तो फिर आपसे अपना एक्सपीरियंस भी स्टूडियोज़ में शेयर करूँगी। जी, अभी आपने यहाँ पर तमाम तर सूरत हाल देखी, किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, टोकन सिस्टम है यहाँ पर, जिस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है आवाम को। मैं उस वक्त ऑफिस में मौजूद हूँ DIG इरफान अली बलोच साहब के। तो अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके जहन में प्लान्स हैं जो आपने सोचा है कि मैंने यहाँ पे सिस्टम को बेहतर करने के लिए और ओवरऑल इस इदारे की बेहतरी के लिए आपने काम करना? हमने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। सबसे बड़ा जो इशू यहाँ पे लोगों को मिलता है वो ये है कि वो कतार में खड़े होते हैं, अनफॉर्चुनेटली, जो बड़ा ही ख़राब है और दुनिया में कहीं पे भी अब कतार का सिस्टम नहीं रहा। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि 3 सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, 3 एक प्रोसेस होते हैं। एक सबसे पहले लर्नर होता है, लर्नर के बाद आप 41 डेज़ के बाद आती है, आप परमानेंट बनता है आपका लाइसेंस, और अगर आपके पास परमानेंट और एक्सपायर हो जाता है तो फिर वो रिन्यू की तरफ जाता है। तो 3 किस्म के हमारे पास एक सिस्टम्स हैं या एक प्रोसेस हैं, और तीनों के लिए हॉल्स हैं। जब आप हॉल में जाती है तो अनफॉर्चुनेटली जैसे आपके लेफ्टिनेंट ब्रांच में आप देखेंगे कि यहाँ पर रिन्यू भी एक ही जगह पे हो रहा है और लर्नर भी एक ही जगह पे हो रहा है, जिसकी वजह से लाइंस भी हो रही हैं, फिर जहाँ पे क्राउड भी हो रहा है। हम ये करने जा रहे हैं कि हम एक अलग से हॉल बना रहे हैं जिसमें सिर्फ रिन्यू होगा, यानी कि लर्नर अलग हो जाएगा, रिन्यू अलग हो जाएगा और परमानेंट लाइसेंसेस अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से लाइंस का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि ब्रांचेस और होनी चाहिए ताकि लोगों को बेहतर तरीके से फैसिलिटेट किया जा सके? एग्जैक्टली, हमारी ब्रांचेस इस वक्त 5 हैं कराची में, और हम एक और ब्रांच जल्दी उसका इनाग्रेट करने जा रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल साहब की तरफ से वो इनाग्रेट होगा और वो सऊदाबाद में होगा। इसके अलावा भी हम उन इलाकों की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह गुलशन इकबाल है, सुरजानी टाउन है, आगे जाए अब स्टील टाउन है, वहाँ पे भी हम अपने ब्रांचेस इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो हमारा पूरा प्रोग्राम है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, और बड़ी अच्छी बात है कि आपके जहन में ये चीज़ है कि आपने यहाँ पर चीज़ों को बेहतर करना है और प्लान्स भी हैं, फिर इनाग्रेशन भी आपने बताया होने जा रही है। तो नाज़रीन, बात यह है कि कानून की अमलदारी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना होगा कि जहाँ पर जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, और जहाँ ट्रैफिक पुलिस वार्डन अगर हमें नज़र आ जाए तो बेहतर ये है कि उसको भी जहमत ना हो, आप भी अपने पास सारे जो कवायद हैं और कागज़ात हैं वो मुकम्मल रखें ताकि ना उनको रोकने का मौका मिले और ना आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो मेरा ख्याल है कि आज आपको आसानी हुई होगी जानने में कि ट्रैफिक लाइसेंस बनाना कोई इतना मसला नहीं है। आप आएँ, ये लोग हमारी सर्विसेज के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। वापस चलते हैं स्टूडियोज़ में। और ड्राइविंग टेस्ट देते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरह से आपको लेकर चलना है, लाइसेंस का होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह आपने पूरी तफसील बताई है, जब सड़क पे गाड़ी लेकर निकलना है तो सीट बेल्ट के साथ लाइन और लेन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह के वक्त आते हुए सबसे ज़्यादा इशू हम देखते हैं
कि गलत लाइन और लेन की वजह से मुदस्सिर ट्रैफिक को आज पूरी ये ना बड़ी परेशानी हुई है, ये अपना दुख बयान कर रहे हैं कि ये आज रोजाना ऑफिस का लेट दुख पहुंचे है हैं। मेरे अजीजों, तमाम दुख है, सुबह दुख है, शाम दुख है, सही रोजाना बात का है। दुख है ये। और इसके ऊपर लेकिन ये पुलिस के साथ कोऑपरेट भी करना है, लेकिन वो पुलिस जो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रही है, और लेकिन वो पुलिस नहीं जो पुलिस की वर्दी में इस वक्त डाकुओं के काम कर रही है। सिंध पुलिस के एक डाकू डीएसपी की स्टोरी हम बताते हैं कि प्राइवेट पार्टी की मदद से वो वारदातें कर रहे हैं और खूब माल कमाया उन्होंने। 15 से 20 अफराद पर मुश्तमिल प्राइवेट पार्टी में क्रिमिनल और बरतरफ एहलकारों को शामिल किया गया और ये सब मिलकर डकैती, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और भत्ताखोरी समेत दीगर गैर कानूनी कार्रवाइयां कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, और हम इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह इसने क्रिमिनल्स और डिसमिस जो एहलकार थे उनको अपने साथ शामिल किया हुआ था और क्या कुछ ये कर रहे थे। मुझे इतनी हैरानी हो रही है कि इसमें मनशियात फरोश, क्रिमिनल्स, किडनैपर्स और जो बरतरफ हुए थे, जाहिर है अगर उनको डिसमिस किया गया तो किसी न किसी रीज़न की वजह से किया गया होगा ना, उनको इन्होंने बाकायदा तौर पर अपने साथ शामिल किया है और करोड़ों रुपए की डकैती ये लोग कर रहे थे छापों के नाम पर। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक CPLC चीफ हैं अहमद चनाए साहब, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। अच्छा अहमद साहब, मेरा वही सवाल आपसे जो मैंने अभी आपसे बात की कि इदारे के अंदर इसका मतलब एक प्रॉपर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि वो कौन से लोग हैं जो अंदर इसकी अब भी मदद कर रहे हैं कि इसको एक तो हथकड़ी नहीं लगाई, उसके बाद जब ये आ गया तो इसको गिरफ्तारी के बाद इसको फ़रार करवाया गया, फिर दोबारा इनकी गिरफ्तारी के बारे में सुना हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ बड़ी अफसोसनाक बात है। सबसे पहले तो ये कह दूँ कि कानून के मुहाफ़िज़ी जो हैं वो अगर हम लोगों को लूटना शुरू कर दें तो फिर इस शहर के शहरी कहाँ जाएंगे, क्या होगा इस शहर के अंदर। और जिस तरीके का ट्रीटमेंट दिया गया आपने बताया, देखें ये नॉर्मली डिपार्टमेंट्स में होता है कि डिपार्टमेंट वाले एक दूसरे को फेवर करते हैं बग़ैर ये सोचे समझे कि इसमें कितना बड़ा नुकसान इस माशरे का भी हो रहा है और हम क्या सबक दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब जो ये रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल एक अच्छी न्यूट्रल साफ़ सुथरी रिपोर्ट आई है। DIG वेस्ट कायम खानी साहब ने जो है वो इस रिपोर्ट को बनाया है और उसमें उन्होंने क्लियर कट निशानदेही की है कि कौन कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। और ये एक अच्छी बात है कि पुलिस के इदारे ने अपने अंदर ही अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दी। उन लोगों को जो है वो बिल्कुल रिलीफ नहीं दिया और मुकम्मल कवायद के साथ, सबूत के साथ ये साबित कर दिया कि यही लोग थे जो इन्वॉल्व थे और इनको फौरी गिरफ़्तार करके उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। तो ये एक अच्छी बात भी हमारे सामने आई है। और दूसरी अफसोसनाक बात यह है कि अगर डिपार्टमेंट के अंदर से ये काम होने लग जाए तो फिर शहरी जो है वो बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं। हम वैसे ही बड़े नाला रहते हैं हमेशा सिंध पुलिस के साथ, लेकिन सिंध पुलिस की एक अच्छी बात यह है कि उसने अकाउंटेबिलिटी फौरी शुरू की। मैं कम से कम IG साहब को और जो इंचार्ज पुलिस ऑफिसर था DIG वेस्ट कासिम कायम खानी साहब कि जिन्होंने ये सारी इंक्वायरी की, उनको शाबाश देता हूँ कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बख्शा नहीं और उनको जो है वो मुकम्मल सबूत के साथ, जैसा कि मैंने कहा है, कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बात की है। रहा ये सवाल कि जी इनको मराद दे दी, इनको लतकड़ी नहीं पहनाई, ये डिपार्टमेंट के अंदर अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस बात को जो है वो तक़वियत देते हैं कि हाँ डिपार्टमेंट में जराइम पेशा अनासर की जो है वो हौसला अफजाई होती है। तो ये अब सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। आपके मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये बात जब रेज होती है तो मैं समझता हूँ कि आला पुलिस अफसरान इस बात लेकिन ये बंद सिलसिला होता नहीं है। मतलब सब अब देखें ना, DSP जो इंसान बना है वो ASI या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से चलते हुए वो पूरे महकमे में चलते चलते DSP तक वो पहुँचे हैं। अब वो पहले भी क्रिमिनल इसके मतलब है माइंड में थे। पुलिस के अंदर जब आप CPLC चीफ रहे हैं, कोई मैकेनिज्म अपना अकाउंटेबिलिटी का नहीं होता कि चेकअप किया जाए कौन किधर क्या? बिल्कुल अपनी जगह पर है, लेकिन जाहिर है उसमें एक लीनियंसी बरत ली जाती है। ये लीनियंसी बरतने की बात है। जाहिर है ये पुलिस वाला जो अंडर ट्रेनी था कहीं ना कहीं से प्रमोट होकर जो आया है DSP के रैंक पे पहुंचा है और इसके बाद जब इसने उहदा संभाला तो फिर एक नहीं कुछ और मज़ीद वारदातें भी हैं जो उसके क्रेडिट पे निकली हैं और इसने वो काम भी किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब सिंध पुलिस को एक काम और ये करना चाहिए कि अपने तमाम अहलकार जो हैं उनकी एक मुकम्मल स्क्रूटनी का निज़ाम नाफिज करना चाहिए। ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा काम है, 32-33 हज़ार की पुलिस फोर्स है, इसको पूरे को स्क्रूटनाइज़ करना और इसके बाद इनको जो है वो ग्रे और कलर जो ब्लैक वो हैं
जो वाइट पुलिस अफसरान हैं उनको अलग करना। आपको याद होगा कि पिछले 1.5-2 साल पहले एक रिपोर्ट बनी थी जिसमें उन अफसरान की निशानदही की गई थी कि जो मुख्तलिफ जराइम में मुलविस हैं और उनको निकालने की सिफारिश की गई थी। वो रिपोर्ट मैं समझता हूँ आज भी पुलिस के सर्द खाने में पड़ी होगी। उस रिपोर्ट को बाहर निकालें और उससे जो है वो सिलसिले का आगाज़ करें और जो पुलिस अफसरान जहाँ मुलविस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी करें। हमारे पास आज एक बहुत अच्छे आईजी साहब हैं, एडिशनल आईजी हैं, तमाम डीआईजीज़ बहुत अच्छे अफसरान हैं। उन तमाम अफसरान का भी ये काम है कि जी उस रिपोर्ट को जो है वो स्टडी करके उसमें जो मुलविस अफसरान हैं उनको जो है वो पॉइंट आउट करें, उसके बाद एक स्क्रूटनी का अमल करें और कानून के मुताबिक जो है उनके साथ अमल करें। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि स्क्रूटनी का अमल और ये कानून के मुताबिक जब सजाएं भी दी जाएंगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। और वैसे इस वक्त अहमद साहब मुझे इतनी खुशी इस बात की हो रही है कि आपसे जब मैंने बात की है ऑन कॉल की है तो समटाइम होता था डिस्टॉर्शन, किसी बात की समझ नहीं आ रही, लेकिन आज इतना अच्छा लग रहा है कि आप स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप ये पूरा हाल अहवाल हमें दे रहे हैं और आपके एक्सपीरियंस से हमने फ़ायदा उठाना है। वैसे बाय द वे आप भी ट्रैफिक में फंसे हैं? बिल्कुल जी इंडस हॉस्पिटल के साथ जो पुल था उसमें काफ़ी देर लगी, वरना मैं शायद वक्त पे पहुंच जाता। नहीं खैर ये है कि अच्छा है फिर भी टाइम पे पहुंच गए। अभी हमने स्टार्ट ही आपके आने से पहले भी हम कुछ यही बात कर रहे थे कि ट्रैफिक की, और आप मुझे कह रही थी कि आज का आपका दुख है, ये दुख सभी का दुख है, सबका ये दुख है ट्रैफिक लेट होना। अच्छा अहमद साहब, एक चीज़ जो पुलिसिंग के हवाले से बात हो रही है, इसको कम करने के लिए जो सिटीजन पुलिस के एक मामला थे, क्या पुलिस के साथ मिलकर जो ये इदारा था CPLC, इसमें कमी हो सकती थी, ऐसा कुछ चीज़ें हो सकती थी? देखिए CPLC का इदारा जो बना था 1989-90 में, वो इस बुनियाद पे बना था कि शहरी जो हैं वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करेंगे। अच्छा, और उनको सॉरी सपोर्ट टू करेंगे। इंटरप्ट यू इस वक्त अहमद साहब, मुझे थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा। रोकना नहीं मैं चाहती, लेकिन वक्फा लेना ज़रूरी है। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अहमद शनाई साहब हमारे साथ ही हैं, इनसे बहुत कुछ पूछना है हमें, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। दुनिया बोल है में एक बड़ा गोल सा मामला है और वो है पुलिस के ही मुलव्वस होने का ऐसे कामों में जिसके बारे में हम पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। और नदीम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात कर लेते हैं। नदीम, अब तक क्या तहकीकात हुई हैं? कल एक पहली पेशी भी थी इस केस में, लेकिन पुलिस ने अब तक क्या तहकीकात की हैं इस केस में? जी हाँ, मैं ये वादे कर दूं कि गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार DSP उमैर तारिक बजारी को जो है वो मुतालिका अदालत में पेश किया गया था। और इस पेशी के दौरान जिस अंदाज से उमैर तारिक बजारी को पेश किया गया था, उससे साफ जाहिर होता है कि जो मुतालिका तफ्तीशी हुकाम है वो किस हद तक के दबाव का शिकार हैं। उमैर तारिक बजारी को गुज़िश्ता रोज़ जब अदालत में पेश किया गया तो उन्हें ना तो हथकड़ी लगाई गई और ना ही मुल्जिमान वाले अंदाज से पेश किया गया, बल्कि उन्हें एक प्राइवेट गाड़ी में आगे बिठाकर जो है वो पेश किया गया था। ताहम गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि अदालत की जानिब से एक रोज़ा रिमांड दिए जाने के बाद ताहाल अब तक के मजीद कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी है। जो डकैती की वारदात शाकिर नामी ताजिर के घर पर हुई थी औरंगी टाउन में, ताहाल उस वारदात के अंदर जो माल लूटा गया था वो अब तक के मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हो सका है। साथ ही साथ मैं ये भी वादे कर दूं कि उमैर तारिक बजारी और उनकी जो मुबैना टीम थी उसकी जानिब से शहर भर में की जाने वाली कई वारदातें गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि मंजर आम पर आईं, जिसमें मंसूर शेख नामी शख्स को सोराबगोट गुलजार हिजरी के इलाके से जो है वो अगवा किया गया और उसके बाद कई रोज़ तक उससे तावान का मुतालबा किया जाता रहा। इसी तरह से एक बैनुत सूबाई मंशात फरोज गिरोह से वाबस्ता एक कारिंदे को भी जो है वो चंद रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया और उसे मुबैना तौर पर 80 लाख रुपए की रिश्वत वसूल करने के बाद रिहा कर दिया गया था। ताहम इस किस्म की वारदातें मंजर आम पर आ जाने के बावजूद ताहाल ठीक है, ये वारदातें हैं जो कि अब इंकिशाफात हो रहे हैं, जो ये लोग करते रहे हैं। बहुत हम आपसे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त अहमद साहब भी हमारे साथ हैं। अहमद साहब, इसमें एक काबिल गौर बात अब ये भी है कि ये जो 20 लोग इसके साथ थे, प्राइवेट पार्टी बकायदा, इसमें क्रिमिनल्स और डिसमिस जो इंस्पेक्टर्स थे वो सारे इसमें शामिल थे। अब उनको नहीं भी पकड़ा गया, गिरफ्तारी बस ये पैरेलल एक नई फोर्स बनाई हुई उन्होंने।
देखिए ये तो पूरी फोर्स को जो है वो आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, उसमें कौन कौन एहलकार मुलविस हैं उन सबको देखना पड़ेगा। और एक पैरेलल फोर्स बनाकर जो रिटायर्ड फौजी हैं, रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, या वो पुलिस वाले जिनको डिसमिस किया गया था, उनको जो है वो प्राइवेट पार्टी में रख कर ये वारदातें करना, ये इस बात का मैं समझता हूँ सबूत है कि इंटेंशंस जो हैं वो बहुत ख़राब थी। कराची के शहरियों को तंग करना था, और ये सारी डकैतियाँ जो हैं वो फिर इस खाते में डाल दी जाती कि कोई और बाहर से आके यहाँ डकैती कर रहा है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो न सिर्फ इस इदारे को बदनाम कर रही हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि अफसरान बाला को बड़ी सख्ती से इसका नोटिस लेना चाहिए। सर अफसरान बाला नोटिस कहाँ, वो तो देखें कल प्राइवेट पार्टी में प्रोटोकॉल के साथ आए हैं, हथकड़ी नहीं उनको लगी है। वो बड़े जिस तरह से हम वो फुटेज में देख रहे थे, वो अगर हमारे पास प्रोड्यूसर साहब को फुटेज हो तो वो जैसे वो अदालत में दाखिल हो रहे हैं, वो ऐसे लग रहे थे कि तफ्तीशी अफसर जा रहे हैं। देखिए ये फ़र्क ये है कि ये DSP से कम रैंक के लोग थे, जिसमें इंस्पेक्टर थे या हेड कांस्टेबल होंगे या सब इंस्पेक्टर होंगे जो उसको लेके जा रहे होंगे। तो जाहिर है मैं समझता हूँ ये बात सही तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ये कि हमारे DSP को लेके जा रहे हैं तो इज्जत एहतराम के साथ लेके जाए। अच्छा वैसे मुझे अहमद साहब ये बताइएगा, जब आप चीफ रहे हैं CPLC के, तब आपने कोई इस तरह के वाक़यात देखे और क्या इस तरह के केसेस आपके पास तब आए? जी बिल्कुल आते रहे हैं। उसमें एक बड़ा मशहूर इंस्पेक्टर था, मुझे अब याद नहीं आ रहा, जो अगवा बर तावान केसेस में बहुत इन्वॉल्व रहा था, और उसको कई बार हमने शिकायत की और आखिर में जो है वो उसको हम ही लोगों ने जो है वो पुलिस पार्टी की मदद से गिरफ़्तार करवाया। और जब वो गिरफ़्तार हुआ तो भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारी रियायतें देने की कोशिश की गई, लेकिन हमने सबूत के साथ मुतल्लिका अदालतों में जो है वो गवाहान को भी पेश किया और चीज़ें पेश की, जिसके बाद जो है वो उसको सर्विस से भी डिसमिस किया गया उसको, और उसको जो है वो सज़ा भी सुनाई गई। मेरा ख्याल है अब तक भी कुछ मुकदमात हैं जो जेल में वो सामना कर रहा है उसका। तो इस किस्म के वाक़यात बहुत आते हैं, और हर डिपार्टमेंट में ज़ाहिर पावर का एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। जब आपके पास हर किस्म का पावर होता है, आपके पास पुलिस पार्टी होती है, आपके पास असला होता है, तो फिर अगर आपके अज़ाइम ख़राब हों तो फिर आप जो चाहे कर सकते हैं। तो वही बात आती है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स पीपल। उसमें स्पेशल यूनिट्स बने हुए थे, और स्पेशल यूनिट्स में जो है जहाँ वो मुजरिमों को पकड़ते थे वहाँ पर जो है वो अपना भी माल बनाने का इंतज़ाम कर लेते थे। और ये बात हर एक को पता है, हर एक के इल्म में थी। इस किस्म के अफसरान और इस किस्म के पुलिस एहलकार जो हैं वो मुख्तलिफ इनकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एंटी वायलेंट क्राइम यूनिट हो, चाहे दूसरे यूनिट्स हों, उसमें ज़रूर मौजूद होते हैं और ये हरकतें करते हैं जिससे अच्छे जो पुलिस अफसरान हैं या पूरा जो डिपार्टमेंट है वो बदनाम होता है। तो अब वक्त आ गया है जब ये इतनी बड़ी वारदात सामने आई है कि इसका जो है वो मैं समझता हूँ स्पेशल नोटिस इस तरह लिया जाए कि पूरे डिपार्टमेंट को स्क्रूटनाइज़ किया जाए। जब हम आम पब्लिक की स्क्रूटनी कर सकते हैं तो इनकी स्क्रूटनी क्यों नहीं की जा सकती? बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल आसान है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो हो। और मैं समझता हूँ कि उसमें वो शहरी नुमाइंदों की तंजीम को भी लें, इंडिपेंडेंट नुमाइंदे लें जो इस कार्रवाई में जो है वो हिस्सा बन सकें और अपने पॉइंटेशन से, अपनी जो भी रिसर्च है उससे ये बता सकें कि ये पुलिस अफसरान इन्वॉल्व हैं। इसके पुलिस के अपने डिपार्टमेंट की साख के लिए भी बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया अहमद चनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन करना सहरिश पुलिस को खुद है कि कैसे करना है, और उसके लिए IG इस वक्त बड़े ज़बरदस्त हैं, उनकी अपनी टीम में बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं जो इस सारे काम को कर सकते हैं। लेकिन विल की ज़रूरत है कि आपके अपने पुलिस पर जो लगने वाला दाग है उसको खुद ही आप धो सकते हैं। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि जब इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और आवाम का एक रिस्पॉन्स भी सामने आता है, फीडबैक आता है, तो सोचने पर मजबूर तो ज़रूर करता होगा IG साहब को कि इस हवाले से कुछ ना कुछ करें। खैर बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। अब हमें जनाब आगे बढ़ना है, कुछ आपको हम मिलवाएंगे एक ज़बरदस्त शख्सियत से। हीरो पाकिस्तानी में एक ऐसी समाजी कारकुन है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनकी उम्र तो सिर्फ 16 साल है, मगर उन्होंने वो एजाज़ हासिल किया जो शायद इस उम्र में उनसे पहले पाकिस्तान में किसी और के पास नहीं है। गुजरांवाला से ताल्लुक़ है इनका। तकवा अहमद इनका नाम है। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की पहली यूथ एडवोकेट मुकर्रर हो गई हैं। जी, अगरचा तकवा के हवाले से बताया जा रहा है पैदाइशी तौर पर रीढ़ की हड्डी के मसाइल के शिकार है, मगर उन्होंने अपनी इस जो माजूरी है, कमज़ोरी है, इसको अपने इरादों की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। बड़ा अच्छा लग रहा है मुदस्सिर के माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया तकवा ने, और माशाल्लाह से यह एजाज़ उनको मिला है कि वो यूथ एडवोकेट हैं अब पाकिस्तान की तरफ से यूनिसेफ में। तो तकवा इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं। हेलो तकवा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप?
आई एम गुड। आप लोग कैसे हैं? तकवा, सुबह सुबह बड़ी आप एनर्जेटिक लग रही हैं और माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही, छोटी सी तकवा, 16 ईयर। तकवा, ये इतने छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े काम क्यों सोच लिए, कैसे सोच लिया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई एम रियली ग्लैड। आप लोगों की टीम का, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और इसमें सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़े एजाज़ से नवाजा है। और अल्लाह पाक के बाद मैं अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से, जिनकी सपोर्ट से आज मैं इस मकाम पे हूँ। तो ये जो आपने एजाज़ की बात की, ये मेरा शुरू से ड्रीम था कि मैं अपने जैसे और अपनी यूथ के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि हमारे मुआशरे में यहाँ पे यूथ को और पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स को उतने प्रिविलेजेस नहीं हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं कोई ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म हासिल करूं जहाँ पे मैं इन लोगों की जो है वो इनकी रहनुमाई कर सकूं, इनको इनकी आवाज़ जो है वो बड़े लोगों तक पहुंचा सकूं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यूनिसेफ पाकिस्तान फॉर मेकिंग मी द फर्स्ट एडवोकेट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, हमें भी बहुत खुशी है तकवा, और हमारे लिए भी प्राउड की बात है। मुझे ये बताएगा कि ये पॉसिबल कैसे हुआ, किस तरह से आप इस प्लेटफॉर्म तक पहुंची, और ये आपका तो ड्रीम्स कम ट्रू वाली बात है ना, कि आपका एक ख्वाब था, एक आपने सोचा हुआ था अपने हवाले से कि मैंने करना है, तो कैसे मुमकिन हुआ? जी, सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के थ्रू मेरी सोशल एक्टिविटीज़ को देखते हुए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और फिर मुझे इस एजाज़ से नवाजा गया। सही। अच्छा, बच्चों की तालीम के हवाले से अगर हम बात करें तो आप खुद इस वक्त स्टूडेंट हैं। पाकिस्तान में 2-2.5 करोड़ बच्चे अभी भी तालीम से दूर हैं। आपकी सदर पाकिस्तान के साथ भी मुलाकात हुई थी, तो आप क्या समझती, कैसे इन बच्चों को स्कूल्स की तरफ लाना चाहिए, कैसे इन बच्चों को जो स्कूल से बाहर हैं वो तालीम के साथ जोड़ना चाहिए, एजुकेशन के साथ, क्या सोच रही हैं आप? जी, ये मेरी सदर पाकिस्तान साहब से बहुत डिटेल में हमारी इस मुतालिक बात हुई थी, और उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि हम इन चीज़ों पे फौरी अमल करते हुए अपनी सोसाइटी को मज़ीद बेटर करने की कोशिश करेंगे। और हमारी उनसे सिर्फ एजुकेशन पे तो बात हुई थी, उन्होंने कहा था इंशाल्लाह हम ज़रूर जितने भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको एड्रेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो मजदूरी की बजाय जो है वो एजुकेशन पे तवज्जो दें और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। अच्छा, तकवा मुझे बताएगा कि आपकी अपनी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं, आप क्या पढ़ रही हैं, आपके आगे क्या गोल्स हैं, क्या प्लान्स हैं जिनको आपने अचीव करना है? जी, मैंने रिसेंटली मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए हैं, और अभी मेरा जो गोल है वो यही है कि पूरी दुनिया में हम यूथ को जो है वो इंगेज करें, और यूथ की बेटरमेंट के लिए जो है हम यूनिसेफ पाकिस्तान के साथ मिलके मैं जो है यूथ को एड्रेस करूं और उनकी मुश्किलात को हम दूर करें। इसके साथ साथ मेरा गोल है कि आई वांट टू बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी नाइस, माशाल्लाह, बड़े अच्छे गोल्स हैं आपके। अच्छा तकवा, ये बताइएगा कि आपने कैसे मतलब अपने जहन में एक सोच होती है ना इंसान की कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, यूनिसेफ के आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करेंगी, ज़ाहिर है आपके जहन में एक मिशन होगा कि आपने काम कैसे करना है, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं अपने मुल्क के उनको कैसे हाईलाइट करना है। जी बिल्कुल, ये सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए ही मैंने ये जो बात है मैंने यूनिसेफ पाकिस्तान के लोगों से भी डिस्कस की कि मुझे इन प्रॉब्लम्स पे जो है वो काम करना है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, मेंटल हेल्थ है, इसके अलावा जो है एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स, इंक्लूसिव एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, और आउट ऑफ स्कूल जितने भी बच्चे हैं उनकी एजुकेशन, और ख़ास तौर पर चाइल्ड लेबर। इन तमाम पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने यूनिसेफ की टीम से बात की और उनसे मैंने कहा इन चीज़ों पे मैं आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ ताकि हम अपने इस मुल्क को एक बेहतर जगह जो है वो बना सकें। बहुत शुक्रिया तकवा, यकीनन आपके बहुत बड़े ख्वाब हैं और इन ख्वाबों के लिए हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि इसी तरह से पाकिस्तान के बच्चे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए अगर सोचना शुरू करें तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतरी हो जाएगी। तकवा, थैंक यू सो मच, और आपने हमें टाइम भी दिया है, और ज़बरदस्त ये लग रहा होता है कि अगर बच्चे इस तरह सोच रहे होते हैं कि मेंटल हेल्थ पर, एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर, क्लाइमेट चीज़ों पर, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। वो कहते हैं ज़रा नम हो
तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है सबकी। बिल्कुल तो यहाँ जनाब, है, टैलेंट है, लोग हैं, वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप कुछ हम मसाइल पर बात करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद तो यही होता है कि हम जितना हो सके हाईलाइट करें ताकि चीज़ों की बेहतरी की तरफ जाया जाए। तो पिछले कई सालों में मौसम सरमा में गैस की किल्लत होती थी, आपने सुना था गैस ना होने से एक्सपोर्ट बंद हो गई है, और हमारा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बांग्लादेश मुंतकिल हो रही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इस वक्त परेशान है, जिसके बाद कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुंचा था। लेकिन अब कुछ नया है मुदस्सिर। बिल्कुल, और नया क्या जी, एक्सपोर्टर्स ने गैस की कीमतों में इजाफे के बाद पैदावार बंद कर दी है, और इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर मोतीवाला, साबिक सदर KCCI। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सनतकारों ने गैस टैरिफ में 130% इजाफे को मुस्तरद किया है, अपनी बरामदी सरगर्मियाँ बंद करने का भी ऐलान किया है। क्या यह ऐलान हुकूमत से मुज़ाकरात की नाकामी पर किया या अचानक हुआ? देखिए, ये कराची की जो सनतें हैं, उनके पास गैस के अलावा कोई फ्यूल नहीं है, तो उनके पास जो ये 130% इजाफा है वो एकदम तो अब्जॉर्ब नहीं हो सकता ना किसी सूरत में भी, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी चीज़ के अंदर। अगर आपकी एंड प्रोडक्ट के अंदर अगर 12-13% का इजाफा हो जाता है इस एनर्जी के इजाफे से, ये तो मुमकिन नहीं है। फिर तो इसलिए जो है ना वो उनके पास मसाइल हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हुकूमत से हमने काफ़ी कोशिश की, बात भी की, मिनिस्टर से भी बात की थी। इसके बाद मैं एज अ CEO TDAP जो है ना, मैं तो यही कर सकता हूँ कि जी मैं गवर्नमेंट को ये बताऊँ कि जी ये आपके जो है ना एक्सपोर्ट के अंदर खासा असर आ जाएगा, इसके ऊपर नजरसानी करे, और वही हमने किया है। और हमारी मीटिंग से बात भी हुआ है, और आज भी उन्होंने बड़ी अपीलें भी दी थी इंडस्ट्रियल कम्युनिटी ने, सारी एसोसिएशन जो कराची की हैं, चाहे एक्सपोर्ट एसोसिएशन है, चाहे रीजनल एसोसिएशन है, चाहे कराची चैम्बर है, तो सबने दिया है। मैं ही समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये जो इजाफा है ये ज़्यादा है। इसको अगर हमें करना है, या हमारे डेफिनेटली हमारे प्रॉब्लम्स हैं, IMF के साथ हमारे मसाइल हैं, IMF की जो कंडीशनलिटीज़ हैं वो होती हैं, उनको हमने ऑब्जर्व करना है, सर्कुलर डेट को ख़त्म करना है। ऑल दीज आर फैक्चुअल पोजीशंस जो गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये देखना चाहिए कि इसके अंदर अगर हम इन तमाम चीज़ों से सर्कुलर डेट को एक साथ अगर आप 400 बिलियन रुपए एक साथ अगर उसका बोझ डाल देंगे और क्रॉस सब्सिडाइजेशन को खत्म नहीं करेंगे, तो फिर तो ये दाम बढ़ जाएगा। अब देखें ना, ओगरा का डिटरमिन्ड रेट जो है वो 1350 रुपए है। तो अगर हम उससे ऊपर जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम इंडस्ट्री को जो है ना, इंडस्ट्री से फर्टिलाइजर के पैसे भी ले रहे हैं, और डोमेस्टिक के भी जो सब्सिडी दे रहे हैं उसके पैसे दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम बैठेंगे, इंशाल्लाह ताला मामला हल होंगे, और गवर्नमेंट भी समझती है कि यहाँ से जुबैर साहब, इतलात हैं कि इस गैस टैरिफ में इजाफे से पहले हुकूमत राजी थी कि बड़े एक्सपोर्टर्स को खुफिया सब्सिडी दे दी जाएगी, मगर वो भी नहीं दी गई। देखिए, ऐसी कोई खुफिया सब्सिडी का कोई प्रोविजन गवर्नमेंट के पास होता नहीं है। अब खुफिया सब्सिडी आप किसको कहते हैं? DLTL जो था वो हमको एक सपोर्ट था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। फिर आप देखिए इंटरेस्ट रेट जो इस वक्त प्रैक्टिकली 24-25% घर में पड़ता है, वो है। आप DLTL खत्म हो गया, फिर आपका रीफाइनेंस खत्म हो गया, या 18% पे उसकी अवेलेबिलिटी है। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा बलून हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इसके बाद अगर हम एक्सपोर्ट की मार्केट के अंदर देखें, बांग्लादेश डजंट चार्ज क्रॉस सब्सिडी फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो उनको अगर उनकी कॉस्ट पे गैस आती है तो ऐसा नहीं हो सकता ना। और आप देखिए इंडिया में जो फर्टिलाइजर का जो रेट है वो $6.5 है, हम कोई $1.5-2 में देते हैं। तो ये तो मतलब ये कि अगर आप ये और फिर ये पैसे अगर आपने देना है, मैं इसमें एक बात खुलासा ये कर दूं कि देखिए, मैं आई डोंट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑन गिविंग सब्सिडी टू द फर्टिलाइजर या डोमेस्टिक, दोनों सेक्टर्स को देना चाहिए, दें, इसलिए कि फूड सिक्योरिटी के मामलात हैं, और हमने काश्तकार को सस्ती यूरिया देनी है ताकि ग्रोअर जो है ना उसको वो इस्तेमाल कर सके और सस्ती चीजें हमें मुहैया हों। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए आपको बजट के अंदर स्पेस रखनी चाहिए, आपको देना चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं फॉर द गुड कॉज दें, लेकिन आप अगर इंडस्ट्री से लेके देते हैं, यानी एक सेक्टर को क्रिपल करके दूसरे सेक्टर को देते हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि एक से लिया जाए बोझ तो अल्टीमेटली फिर वहाँ नीचे आ जाएगा। लेकिन जुबैर साहब ये बताइएगा कि गैस के मुतबादिल और कोई निज़ाम नहीं जिससे सनतों का पहिया चल सके? एक ना एक दिन तो पाकिस्तान में गैस के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे। अगर मुतबादिल मुस्तकबिल में इस्तेमाल होना है तो आज से क्यों नहीं? क्या कराची के बड़े बेनिफिशरीज इस अहम मसले पर नहीं सोच रहे? देखें, गैस के अलावा जो फ्यूल्स हैं वो LPG है, वो इससे महंगा है, फर्नेस ऑयल है
हैवी ऑयल है, ये सब उससे महंगे हैं और इस कदर इस दामों के अंदर ये प्रॉब्लमेटिक है, ये हो नहीं सकता। दूसरा RLNG है विच इज डबल द प्राइस, तो उसके अंदर तो वो भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपके पास बायो मास हैं, जो बायोमास फ्यूल्स हैं वो हैं, लकड़ी है, आपका राइस का हस्क है, फिर आप जो है ना आपका कॉर्न का जो वो जो होता है बीज का जो निकलता है कॉर्न निकाल लेते हैं वो है। इसके बाद और इसी तरह से बायोमास की चीजें हैं वो एग्रीकल्चर इलाकों में होती हैं। आप देखें माशाल्लाह जो है ना अपने अप कंट्री के अंदर गैस की उन्होंने काफ़ी मिलों में उन्होंने ख़त्म ही कर दिया है और बायोमास पर 100% वो अपने इदारा चलाते हैं। कराची का प्रॉब्लम ये है कि कराची जो है ना वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सब तरह से बढ़ गया है। अब उसके बढ़ने की वजह से देयर इज़ नो स्पेस। वहाँ आपको चाहिए 10 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन चाहिए जहाँ आप स्टोर करें आपके बायोमास को और उसको आप जलाने के लिए उसको करें, उसको सुखाएं। आपको 3 दिन 4 दिन जुबैर साहब, जो अनाउंसमेंट हुआ है कि उसके मुताबिक पहले हफ्ते से मरहलावार बरामदी सरगर्मियाँ रोक दी जाएंगी, तो पहले मरहले में एक दिन के लिए बतौर एहतजाज बरामदी सरगर्मियाँ बंद होंगी, बाद अज़ां ये बरामदी सरगर्मियों की बंदिश के आयाम में इजाफा किया जाएगा। क्या समझते हैं ये इक़दाम कितने डेली वेजेस मजदूरों को मुतासर करेंगे? आप समझ लेंगे तकरीबन 20 से 25 लाख लोग जो है ना वाबस्ता हैं 7 इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर कराची के, जो कि उससे हैं, उससे ज़्यादा मुतासर तो होंगे। और देखिए सब इंडस्ट्री में गैस नहीं चलता। अब जैसे मैंने आपसे कहा 4000 कंज्यूमर हैं, तो बाकी इंडस्ट्रियां जो है वो अदर देन जनरल इंडस्ट्रीज भी हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट उनका जो है ना वो गैस के अलावा भी होता है। सिर्फ स्टैंड अलोन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी है, जैसे आपकी वीविंग फैक्ट्रियां हैं और बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जिसके सबके अंदर गैस इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए 100% इफेक्ट नहीं आ सकता, लेकिन जाहिर है बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। आपका 50% जो आपकी इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल है और टेक्सटाइल के अंदर जो है ना आपका वैल्यू एडेड सेक्टर जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि इट इज अबाउट 50% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो वो भी असरअंदाज तो बहुत होगा और प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन मुझे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम गवर्नमेंट को समझाने में कामयाब होंगे और इंशाल्लाह ताला को ऐसा टैरिफ आएगा जिससे जो है ना वो देखिए। एक और बात भी है ना, कराची के अंदर वैल्यू एडिशन की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे याद है यहाँ पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। पानी हमको खरीदना पड़ता है, बड़ा महंगा पानी खरीदते हैं, 70 पैसे 80 पैसे पर लीटर हम उसको पानी को खरीदते हैं। वहाँ पंजाब में हम देखें माशाल्लाह आप बोर करें और पानी है, वो एक बहुत बड़ा चंक का हमारा और का है, और जिसकी वजह से हमारे वैल्यू एडिशन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और रॉ मटेरियल के हिसाब से पानी भी नहीं है, फिर गैस भी नहीं है, फिर बिजली भी इंतहाई महंगी हो गई। तो हम विंटर पैकेज की बात कर रहे हैं बिजली के, ताकि सर्दियों के अंदर जो हम हमारे पास बिजली बच जाती है, हमारी जो कैपेसिटी है वो 11,000-12,000 पे पहुंच जाती है सर्दियों में, और हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो 25,000 के करीब है, मेगावाट्स के करीब। तो ये आइडल कैपेसिटी के चार्ज गवर्नमेंट दे रही है। कल मीटिंग है उसके ऊपर, इंशाल्लाह ताला के विंटर पैकेज को इस तरह से किया जाए कि कोई लेवलाइज टैरिफ आ जाए और लोग गैस से हटकर जो है। बिल्कुल सही। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। अब ये एक बड़ा अहम मसला है, हुकूमत के साथ मिल बैठ कर अब इसका क्या हल निकाला जाएगा ये अगले आने वाले दिनों में देखते हैं। जी बिल्कुल जनाब, और अभी वक्फा लेते हैं और आपको वक्फे के बाद फिर से ज्वाइन करेंगे। बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जो आपके मुंतज़िर हैं, तो राइट आफ्टर दिस ब्रेक। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और एक बड़ी अहम खबर है और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पाक तुर्क 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में अहम पेशरफ्त हुई है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि पाक तुर्क 5th जनरेशन TFX फाइटर जेट की आइंदा माह पहली परवाज़ की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और मुदस्सिर शेड्यूल के मुताबिक TFX फाइटर जेट की आइंदा माह पहली परवाज़ भी तय है। बिल्कुल, और पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट मंसूबे पर काम कर रहा था, और अब जो नई चीज़ सामने आ रही है कि आइंदा माह से पहली जो परवाज़ है वो मुमकिन होगी। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में नुमाइंदा ख़ुसूसी सलमान आवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, ये बड़ा ज़बरदस्त है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई क़ुव्वत, ताकत, इस्तेदाद में मज़ीद इजाफा होगा, लेकिन ये कितना बड़ा प्लान है जो ये हो रहा है, और क्या इस पर तब्दीली होगी जब ये फाइटर जेट पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होगा, फ्लीट का हिस्सा होगा?
जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको स्ट्रेटेजिक नौयत का प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा कदम लिया है। इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत कम ममालिक हैं जो कि अपनी फ़िज़ाई अफवाज के लिए ख़ुद से फाइटर जेट्स बनाते हैं, ये मिलिट्री नौयत के जेट्स बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजलो करम से उन ममालिक में शामिल है जो कि JF-17 थंडर की सूरत में एक बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर चुका है, जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि जिसका जो ब्लॉक 13 सामने आया है वो यकीनी तौर पर 4.5 जनरेशन की जो सलाहियतें हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका हामिल है। और उसके साथ ही 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान की जानिब से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अगर हम उसको क्रेडिट दें तो यकीनी तौर पर एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि एक मुस्तकबिल की पेशबंदी करते हुए, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करते हुए हमने अभी से ही इस मैदान में कदम जो है वो उठा लिया है। टाइम लाइन की बात करें तो 2030 जो है वो इस हवाले से एक डेट जो है वो, एक टाइम लाइन जो है वो फिक्स की गई है कि 2030 तक पाकिस्तान और तुर्की जो अपना मुश्तरका जॉइंट वेंचर है TFX की सूरत के अंदर, 5th जनरेशन फाइटर जेट की सूरत के अंदर वो तैयार करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूंगी सलमान जरा एलेबोरेट कीजिएगा कि एक तो ये 5th जनरेशन जो हम इसमें टर्म यूज होती देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मुझे एडवांस लग रहा है, और सेकेंडली जो स्टेल्थ फाइटर हैं ये किस नौयत के होते हैं, और स्टेल्थ का जो टर्म यूज होता है ये किस टेक्निकलिटी की बुनियाद पर या फिर इसमें जो भी फंक्शन होगा जिसकी बुनियाद पर यूज किया गया? जी बिल्कुल, जनरेशन की अगर हम बात करें ख़ासतौर पर फाइटर जेट्स के अंदर, तो 5th जनरेशन, 1st जनरेशन या 4th जनरेशन जो भी जनरेशन का जब हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो इसका मकसद होता है ताकि एलेबोरेट किया जा सके कि किस नौयत के, किस टाइप के ये फाइटर जेट्स हैं। जो बहुत फर्स्ट फाइटर जेट्स जो हैं जब इंट्रोड्यूस हुए तो वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद थे, जो कि सिंपली उनके अंदर एक जेट इंजन था। जैसे जैसे कैपेबिलिटीज़ जो हैं तैयारों की बढ़ती गई, उनके अंदर विंग्स जो हैं वो चेंज हुए, उनके अंदर रडार्स जो है वो आए, उनके अंदर वेपन सिस्टम जो है वो चेंज हुआ। तो ये जो जनरेशन जो है वो बुनियादी तौर पर किसी भी फाइटर जेट की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको जाहिर करती हैं कि वो कितना ज़्यादा एडवांस्ड है। आज जो तैयारे दुनिया के अंदर ज़ेर इस्तेमाल हैं उसके अंदर 5th जनरेशन जो है वो सबसे लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं, और दुनिया के अंदर इस वक्त सिर्फ 2 या 3 ममालिक ऐसे हैं जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स इस्तेमाल करें, जो कि अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, जो कि इन फाइटर जेट्स को बना भी रहे हैं। तो पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुल्कों का इस 5th जनरेशन फाइटर जेट के मैदान के अंदर कदम रखना यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। आपने स्टेल्थ की बात की, तो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जितने भी हैं, स्टेल्थ उनकी एक बुनियादी खसूसियत है, यानी किसी भी तैयारे को जब हम कहते हैं कि वो 5th जनरेशन का है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर स्टेल्थ की जो सलाहियत जो है या स्टेल्थ की खूबी जो है वो मौजूद है, यानी कि वो रडार जो है दुश्मन का उसके ऊपर नजर नहीं आएगा। तो किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में सलमान आप बात कर रहे हैं, ये अब पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा होगा। 2030 तक ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ होंगी। बहुत शुक्रिया सलमान, एक अच्छी खबर के साथ आप हमारे थे, और एक और बड़ी अच्छी खबर है और वो हमारे नाज़रीन के लिए मैं पहले बता चुकी हूँ कि आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस शो, और बड़ा अच्छा लग रहा है। बोल अपने नाज़रीन के लिए ला रहा है जनाब एक ऐसा मुनफरिद शो जिसमें जो सोशल इशूज़ होंगे, अवामी मसाइल होंगे, उन पर बात होगी और कहकहों के साथ होगी, ना लाइटर नोट। बिल्कुल, कहकहों के साथ, शरारत के साथ, और उसी खबर पर तंज और मजाक का तड़का होगा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एलिमेंट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो टीम है ना, ये टीम बड़ी ज़बरदस्त है, और वो आप जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते हैं, बड़े काबिल एहतराम लोग हैं जो होते हैं, लेकिन ये इस टीम में वो कहते हैं ना वर्सटैलिटी है, पूरे बहुत जनाब। तो आप भी तो कुछ बोलो जनाब। नाम बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा, बोलो जनाब। और इससे पहले भी जो अली हैं, असद हैं, वो प्रोग्राम करते रहे हैं, उसमें भी वो प्रोग्राम का नाम भी इसी से मिलता जुलता था। लेकिन भाई बात ये कि जो कलर्स है ना इसमें वो है रमला की वजह से। नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त है कलर उनकी बातों की वजह से है, उनके कहकों वो की वैसे वजह से। खुद भी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं, मुझे बहुत अच्छी वो मतलब एक होता है ना कि पर्सनालिटी बड़ी मजे की उनकी मुझे लगी है, और एक अंदाज उनका बड़ा अच्छा है। बगैर इंतजार के मुलाकात बिल्कुल चलते हैं। हमारे साथ अली आफ्ताब सईद मौजूद हैं। अली आफ्ताब को आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, पाकिस्तान की मीडिया पे सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और होस्ट भी हैं, और असद निज़ामी साथ हैं। असद निज़ामी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको भी आप सोशल मीडिया पे ख़बरों के, लेकिन ख़बरों को मुख्तलिफ अंदाज से पेश करते हुए देखते हैं। असद, थैंक यू सो मच। और रमला जो हैं वो लीगल एडवाइज़र भी हैं और वकील हैं, तो उनको उन्होंने सेंटर में रखा है कि किसी तरह से बचा जाए, और हमें ये खुशी हो रही है
कि अब कोई लीगल मसला किसी किस्म का हमारे साथ नहीं हो सकता, लेकिन वकील भी इतनी शरारत के साथ किसी बात पे तबसरा करते हैं। वो रमला के बड़े लिए हाजिर कुछ दिमाग box- होते हैं, हर मसले का हल होता है। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका इतना खूबसूरत सेट है, या तो आपको हमारे सेट पे होना चाहिए था अली, या हमें आपके सेट पे आपके साथ होना चाहिए था। ये इस वक्त हम मिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अली आपसे अब बोलो जनाब शुरू होने जा रहा है, और वही हम जोड़ी भी देख रहे हैं, असद भी आपके साथ, आप भी होंगे। क्या इस शो में ला रहे हैं हमारे देखने वालों के लिए आप? जी, एक तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया शो पे लेने का। दूसरा, आपने कहा कि अब रमला की वजह से कोई भी मसला नहीं हो सकेगा, आपको भी अगर कोई लीगल किसी मशवरे की ज़रूरत होगी तो मिल जाया करेगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप इंशाल्लाह बचे रहेंगे, आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जितनी जल्दी सुबह उठ के आप शो करते हैं, हाँ, वो जो टाइम है जिसपे कोई गलत काम हो सकता है उस वक्त तक तो आप सो जाते होंगे। आप लोग महफूज हैं बिल्कुल। जबरदस्त। पता है अली, यही वाला जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, यही चाहिए आजकल के इस महंगाई के दौर में, जब परेशानियां भी हैं, तो ये जो ताज़ा हवा का झोंका है वो आपकी बातें होंगी। अच्छा रमला, मैं बिल्कुल आपके बारे में सही जज किया मैंने, आप उनके एडवोकेट भी हैं, तो ब्यूटी विद ब्रेन अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। हाउ मच एक्साइटेड यू आर अबाउट दिस शो? ज़रा कुछ अपनी फीलिंग्स तो मुझे बताएं ना, आपने क्या सोच रखा है? एक तो सेरिश, you're too kind, thank you so much, और I am absolutely excited because not only असद जो कि बहुत insight रखते हैं about a lot of areas of topic that I may not have access to, मतलब the kind of information जो उनको पता होती है हमें अक्सर वो नहीं पता होती, so the conversation will be very interesting। और ऊपर से अली का जो take है on all these issues, वो एक बड़ा, जैसे आपने बोला है कि आजकल जिस तरह के हालात हैं, इट्स गुड टू हैव लाइक अ लाइटर नोट, इट्स गुड टू टॉक अबाउट इस तरह के इश्यूज, मे बी क्रैक अ जोक एंड जस्ट ट्राई टू, जिस तरह चल रही है चलते रहने दें और थोड़ा हंस भी लें। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तो असद से सबसे पहले तो असद निज़ामी साहब, खबरें आपके पास बहुत होती हैं, ये तो पुरानी बात है, लेकिन शो में इन खबरों को कैसे आप लेकर आ रहे हैं, और इन खबरों का कुछ तड़का मजाक के साथ, क्योंकि हम खबरों में जब बैठते हैं या टॉक शोज़ में तो इतनी बड़ी खबर होती है तो वो बड़े संजीदा अंदाज में ऐसे चल रही होती है, यहाँ वो खबर कैसे आ रही है? जी, खबर तो जाहिर है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, खबर तो हर किसी के पास होती है। जाहिर है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हमारे पास होती हैं, रादर अली के पास होती हैं, और फिर अली मुझे बताता है, मैं अली को बताता हूँ। शो का मैं थोड़ा अगर आपको बताऊँ जो नहीं, ये वैसे आपने जो बताया ना, मैं अली को बताता हूँ, अली आप मुझे बताते हैं, तो ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह वाली नहीं, हमें भी बताएंगे ना आप। बस हम चाहते हैं किसी को ना पता चले कि हमें कौन बताता है, हम आपस में ही लगे रहें। लेकिन शो का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि जो बाकी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके ऊपर जिस तरह से आपने जैसे जिक्र किया कि संजीदगी से टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है, तो टॉपिक्स तो संजीदा हो सकते हैं, लेकिन हर टॉपिक के अंदर से अली और मुझे और ऑब्वियसली अब रमला को ये लगता है कि हम उसको एक इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं हमारे अवाम को कि उनको एक लाइटर नोट पे उस इंफॉर्मेशन भी मिल जाए और खबर का भी पता चल जाए। और जाहिर है उस पर जो आपने लफ्ज़ तड़का इस्तेमाल किया, वो कोशिश तो हम तीनों करेंगे, लेकिन अली का तड़का जो है वो ज़रा तेज़ है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा रिलाई करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा, मैंने आपका ये टीज़र अभी देखा है जिसमें माशाल्लाह आप वो अंगड़ाई लेते हुए बोल रहे हैं बत्ती आई है कि नहीं आई, तो ये जो ज़बरदस्त किस्म का आप लोगों ने एक सोचा, अपने जहन में डिज़ाइन किया है कि आप लोगों ने सोशल इश्यूज़ को बड़े प्यारे से अंदाज में हाईलाइट करना है, तो इसमें मिशन आप लोगों का क्या है? सोल्यूशन भी निकालना है, अरबाब इख्तियार तक उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहुंचाना है, यानी कि होगा ना कि भाई ये इश्यूज़ हैं तो इनके हल के लिए क्या गेस्ट भी आपको ज्वाइन करेंगे, होगा क्या इस फॉर्मेट क्या होगा इस शो का? देखिए, ये मेरी और असद की बहुत हमने प्लान किया इस शो को, और बहुत अरसे से हम इसको कर रहे हैं। 12 साल मैंने बाकायदा सहाफ़त की है, और असद तो खैर पैदा ही एक ऐसे घर में हुए हैं कि उसमें मतलब पहले दिन से लेके आज तक वो सीरियस सहाफ़त ही कर रहे हैं। लेकिन हमने इस नतीजे में पहुंचे कि इस मुल्क के मसलों को अगर आपने दिल से लगा लिया तो आप 40 भी नहीं टापेंगे। आपके पास यहाँ पर रहने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि आप बेखबरे रहें, आपको पता ही ना हो कि दुनिया में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं तो फिर खबरें कंज्यूम करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका वो है जो हम लेके आए हैं, यानी कि आप इन्फॉर्म्ड भी रहें, उसके ऊपर और अपने ऊपर हंस भी सकें, और जब तक जहाँ तक बात है अरबाब इख्तियार तक बात पहुँचाने की,
आर्टिस्ट का, मैं तो अपने आप को आर्टिस्ट समझता हूँ, अब मैं तो इतना अपने आप को बाकायदा सहाफ़ी नहीं समझता, लेकिन ये आर्टिस्ट का काम होता है कि वो बाउंड्री स्ट्रेच करे और हम अपने इस स्किल को इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को डिस्कोर्स का हिस्सा बनाएंगे जिस पर बात करना भी शायद मना है। सही। तो अली, जो आपका वो कहते हैं ना कि आप एक पार्टी भी लॉन्च करने जा रहे हैं, मैं देख रहा था आपका पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, मुस्बत पाकिस्तान पार्टी, मुस्बत पहलू। तो ये मुस्बत पहलू और ये सब कुछ हमें शो में भी नज़र आएगा, जो आप और असद को हम सोशल मीडिया पे भी अक्सर देखते हैं। बिल्कुल 100%। हम ये, बल्कि एक बीच में मैं भूल गया सवाल के फॉर्मेट क्या होगा, इसमें हम और मेहमानों को लेंगे। देखिए, हमें इतना ज़्यादा शौक है कैमरे पे आने का और प्रोग्राम का वक्त इतना महदूद है कि हम किसी गेस्ट को बिल्कुल नहीं लेंगे, हम ही नजर आते रहेंगे। अच्छा, वैसे अली कभी कभार गेस्ट को लेंगे, ये अच्छा, आप इस किस्म के सवाल मुझसे किया करें। आपसे आके निजामी साहब ये सवाल हम करते हैं, लेकिन पता है ये अली का सेंस ऑफ ह्यूमर तो खैर सभी नोटिस कर ही रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जोक्स को क्रैक किया करेंगे, लेकिन सिंगर भी हैं तो इनकी पर्सनालिटी का एक दूसरा रुख भी है जो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा नाज़रीन को दिखाएं। पर्सनालिटी के अंदर मौजूद है, अभी बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ उनको। अच्छा। तो बहुत कुछ है अली। आलू अंडे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते आपको, और आपको खानी है चिकन की बोटी विद खमीरी रोटी। तो ये कहाँ से सफर शुरू हुआ और ये कहाँ पर आप पहुंच गया? ये आलू अंडे छोड़ के चिकन बोटी खमीरी रोटी ने आपको मोटा भी कर दिया है। अभी मेरे से ये पूछ रहे थे इस गाने की ब्रेक के दौरान कि ये कौन है और क्या हुआ, तो फिर मैंने उनको यही कहा कि लाइफ हैपेंड। देखिए, हमारी प्रोडक्शन टीम ने आपके जो फैन है वो आलू अंडे से शुरू करके वहाँ से निकाल के रखी हुई थी, और 2 दिन से ये डिस्कस हो रहा था। हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनका नाम भी मुदस्सिर है, वो कह रहे थे कि यार आलू अंडे उसका बड़ा मज़े का था। तो अच्छा, एक चीज़ मैं रमला से जाना, रमला आप शो में जब ये साथ होती, मैंने देखा कह के हम कोई मॉक्स की चीज़ें भी देख रहे थे, आपके कुछ टीज़र चल रहे हैं वो भी देख रहे थे, तो क्या आपको लग रहा है कि ये शो किस तरह से जाके हिट करेगा? क्योंकि इसी टाइमिंग में हम जो शोज़ देख रहे हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, वो आ रहे हैं, हमने देखा कि वही जो स्टेज के हमारे बड़े काबिल एहतराम एक्टर्स हैं वो वहाँ टीवी पर आ गए और वैसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो न्यूज़ का एलिमेंट न्यूज़ चैनल से दूर हो गया है। तो इसमें अब क्या समझते हैं कि क्या डिफरेंट होगा उसी वक्त में? सो आई थिंक इस शो में डिफरेंस, इस शो का ये एक यूनिक टच है कि बेसिकली हम जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ है या जो भी हॉट टॉपिक्स हैं जो लोगों को उनको सरफेस लेवल पे पता है, हम उनकी इनसाइट तक जाते हैं, उनकी मतलब डिग आउट द एक्चुअल फैक्ट्स एंड देन उसका हम एक लीगल पर्सपेक्टिव भी लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि अच्छा क्या लीगल इश्यूज हो सकते हैं या क्या पोटेंशियल लीगल राइट्स हैं जो कि लोग बच्चा अपने इन्वोक कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा देन कुछ ऐसी मज़े की इंसाइट जो अली के पास होती है वो आपको पता है हम में से किसी के पास नहीं होती, और आई थिंक इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग वे ऑफ अप्रोचिंग any serious problem in this country or any trending news. So it's definitely different than most shows that we watch on TV. So I'm actually really honored and glad and really excited to be a part of it. And देखें, अच्छा रमला, tell us about yourself, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको शायद नहीं देखा, फर्स्ट टाइम है कि मैं आपको देख रही हूँ। तो फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड और जर्नलिज्म की आपने किया है एडवोकेसी के साथ साथ, कैसा रहा आपका करियर? करियर तो अच्छा ही रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, I'm actually a lawyer, but I've done some, मतलब मैं थोड़ा सा आर्टिस्ट भी मेरे अंदर थोड़ा सा है एक कीड़ा that I want to take a project, so I do a lot of थोड़ा सा कोई शूट्स कर लिए, कभी कोई डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स उठा लिए, मगर my main focus is definitely law and policy. And I graduated from UC Berkeley. I did my masters from there. फिर वापस आके थोड़ा सा मैंने एक प्लेटफॉर्म पे थोड़ा लोगों को लीगल अवेयरनेस थोड़ी दिलवाई, थोड़ा सा उनके राइट्स के बारे में उनको बताया। So I started this show. I think अली भी उसमें भी, अली was a part of it with me, और हम लोगों ने देखा कि काफ़ी इस मुल्क में लोगों को जिस तरह बाहर के मुल्कों में एक 18 साल के बच्चे को उसके राइट्स पता होते हैं, हमारे मुल्क में सैडली जो हमारे एडल्ट्स हैं उनको भी नहीं पता कि उनके what are the constitutional rights or human rights that they have.
that they can enforce against the government or whichever forum. चलिए, And हमें पता लगा कि लोगों को आप ये किरदार अदा करेंगी, इस हवाले से एफर्ट्स आपकी होंगी कि पता चले कि राइट्स आपके क्या हैं पाकिस्तानियों को, भले वो छोटे हों या बड़े हों। अच्छा, निज़ामी साहब से बस मेरा एक सवाल है, उसके बाद मैं मुदस्सिर को कहूँगी कि आप जो चाहे पूछें। निज़ामी साहब, मैंने ये देखा है कि कुछ दिन पहले की बात है, एक शो इसी तरह का इन्हीं टाइमिंग्स में हम देखते हैं, उसमें एक कमेंट पास हुआ जो कि एक कॉमेडियन ही थे जो कि इस शो का पार्ट थे, उन्होंने किया, जिस पर काफ़ी एक रमीज़ राजा साहब ने कहका लगाया, फिर मसाबा का वहाँ से ट्वीट आ गया कि आपने ये हरकत क्या की, आपको तो नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो इस तरह के शोज़ लोग देखते तो हैं, लेकिन इसमें बड़ी एहतियात भी करनी पड़ती है कि कोई ऐसी बात जो कि दिल आज़ारी ना कर जाए, वो उसका ख़ास ख्याल रखा जाए। तो ये जिम्मेदारी भी है एक भारी, मतलब बाजू का तो होता है ना कि लाइटर नोट में आपने बोल दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप स्क्रीन पे बैठे हैं तो इस पर बहुत चीज़ों का ख्याल भी रखना पड़ता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया, और ये वाक़या ऑब्वियसली ये वी विजिट्स के हवाले से था और हम सब ने भी इसको फॉलो किया, बल्कि हमने जब हम अपने मॉक्स वगैरह कर रहे थे तो हमने उसके ऊपर भी इसका जिक्र किया था कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इससे मैं ये बात ड्रॉ कर सकता हूँ कि जो एक्चुअली मेरा रोल है इस शो के ऊपर, वो भी इसी किस्म का है कि रमला के साथ तो मुझे टेंशन नहीं होती, लेकिन अली के हवाले से फिर मैं जो हूँ ज़रा मुझे मुताबिक रहना पड़ता है और फिर मैं फिर रोक देना पड़ता है अली को कभी कभार इन चीज़ों से। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल केयरफुल होना चाहिए, किसी की दिलाजारी नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, उसके अंदर हम जो अपना एंगल लेकर आएंगे वो तो ज़ाहिर है ही है, लेकिन ज़ाहिर है किसी भी चीज़ को आपको हमेशा, आप जब नेशनल टीवी पे हैं, इतने लोग आपको देख रहे हैं, तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है और केयरफुल होना भी चाहिए। नहीं, लेकिन आप अगर अली को इस तरह से रोकेंगे तो फिर अली की चीज़ें रुकने वाली नहीं होती हैं। और अली के अंदाज जिस तरह से बड़े आराम से कोई सवाल करके वो जवाब, हम सोशल मीडिया में मैं बहुत अली फॉलो कर रहा हूँ तो वो अगर वो आपने रोक लिया असद, तो हम तो बहुत सी चीज़ों से महरूम रह जाएंगे। अब आपका भी एक इम्तहान है रमला के साथ साथ कि अली को रोकना भी नहीं है और अली को पकड़ के भी रखना है, खबर भी आने देनी है और अली का अंदाज भी होना है। अली के साथ असल में मेरे इतनी देर से मैं अब काम कर रहा हूँ, हमें काफ़ी सालों से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं ऑन एंड ऑफ, तो अली को रोकना इतना मसले वाली बात नहीं। अली कभी खुद भी रुक जाते हैं, अली को रोकने वाली चीज़ है नहीं दरअसल। और कभी कभार आप देखेंगे ये भी होगा कि अली शायद मुझे रोक रहे हों। अभी तो हम सब ने थोड़ा थोड़ा खुलना है ज़रा ऑन एयर, इंशाल्लाह कल से रात से हो जाएंगे जब, तो फिर मामला जो हैं वो ज़्यादा सामने आएंगे। देखिए, अब इस वक्त हम बेसिकली तो आपके शो में अपना शो प्लग कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस को बता रहे हैं कि हम एक नया शो लेके आए हैं और आप उसको ज़रूर देखें। तो उसमें मैं बताता चलूँ कि अब मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं को बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग भी नहीं हूँ। सर कैसी बातें कर, क्या बातें कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब लोग आपको पसंद करते हैं, यही बात है। अभी आने तो दें, अली की पूरी बात तो आने दें। अच्छा। मैं जिस मकाम पे पहुंच गया हूँ अपनी सारे हैंडीकैप्स के बावजूद, इसका मतलब है कि मैंने बहुत ज़्यादा हसल की है। तो आप हमारा शो देखें, मैं आपको करप्शन के तरीके सिखाऊंगा। अली आपके बारे में ये कहा जाता था ना, बागियाना आपकी तबीयत है, आपको काम नहीं होता है। फिर लोग जो पुराने आपके फैन हैं वो आपके जो बैंड है उसके भी नाम से बड़ा एक होते हैं कि यार ये कुछ समथिंग न्यू कुछ चीज़ आई है। अब नाम भी आपने वैसा रखा था, बेगैरत ब्रिगेड। हाँ, तो ये कहाँ से आपने वैसे सोचा, इसके पीछे क्या, मुझे बताएं कि शिकवा रंजिश क्या थी कि आपने बेगैरत ही कह दिया बैंड को? बस वो आपको पता है कि अब जिस तरह से असद कह रहे थे कि मुझे रोकना अब इतना मसला नहीं रहा, वो जवानी में रुकना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें प्रेशर ब्रेक्स लगी होती हैं। तो अब डिस्क ब्रेकें आ गई हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है ना, आपका ब्रेक सिस्टम बेहतर हो जाता है, एडवांस हो जाता है। दूसरा मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगा अली के लास्ट कमेंट पे। हम बिल्कुल भी अपने शो के ऊपर आपको करप्शन के तरीके नहीं बताएंगे। वो जानने के लिए आपको अभी शो फॉलो कर, टिप्स जरूर होंगी अली की तरफ से, छोटी मोटी टिप्स होंगी जिनकी फिर मैं थोड़ी तशरीह कर दिया करूंगा। सही। अच्छा, Either way, if you guys are getting into trouble, please don't look at me. Yeah, please मेरे पे रिलाई मत करिएगा। अच्छा, रमला से चलें। सबसे बड़ा मुश्किल, सबसे बड़ा ट्रिकी सिचुएशन तो मेरी ये है that I have to be very careful around these guys. अच्छा रमला, हमारे नाज़रीन के लिए बताइए कब से ये शो स्टार्ट हो रहा है और कितने दिन ये शो हुआ करेगा, टाइमिंग आप बताइए। जी इंशाल्लाह ये रात को 11:30 बजे
11 बजे 11 बजे आप 11:30 ना कीजिए, 11 बजे शो कीजिए। लोगों ने आधे घंटे के बाद स्टार्ट करना है, टीवी को स्विच करना है 11 बजे। अच्छा नहीं, रात को 11 बजे। और ये है जी, कल से इंशाल्लाह शुरू हो रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे एवरी वीकेंड। प्लीज ट्यून इन एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हम आपको नॉट ओनली हम कुछ नया आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे, बट यू विल ऑल्सो गेट टू हैव अ लॉट ऑफ इंसाइट ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री एंड एट द सेम टाइम हम आपको थोड़ा हंसाएंगे, थोड़ा एंटरटेन करेंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। चले जबरदस्त। बेस्ट ऑफ लक है। बल्कि अभी से हम चाहते हैं कि जो ऑडियंस है वो खत लिखना शुरू कर दे और ईमेल्स भेजनी शुरू कर दे और हर तरह से कमेंट्स करे और बोल को मजबूर करे कि वो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। 3 हफ्ते में 3 दिन से हमारा क्या बनेगा? 8 दिन हफ्ते में 8 दिन पे ले आते हैं। चले जी, थैंक यू सो मच गाइस। 8 नहीं, हम चाहते हैं हम जब बड़े हो जाएं तो हम 5 दिन शो किया करें। अभी हम छोटे हैं, हम चाहते हैं बड़े हो जाएंगे हम तो हम 5 दिन शो किया करें। चले जी, इंशाल्लाह अल्लाह करे आप लोगों की रेटिंग इतनी आए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो और वी विल बी वेटिंग फॉर दिस स्लॉट अनडाउटेडली। तो इंशाल्लाह कल फिर आपका ये शो देखेंगे क्योंकि कल फ्राइडे है और 11 बजे जनाब ये शुरू हो रहा है। वीकेंड अच्छा होने वाला है। ये बोल की स्क्रीन पर अली होंगे, असद होंगे, रमला। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शो, फॉर न्यू जर्नी। और अच्छा लगेगा कि जब तीनों ज़बरदस्त किस्म के हमारे दोस्त मेहमान वो इसका हिस्सा होंगे जी। बिल्कुल। और अभी जनाब हमें आई थिंक सो एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन एंड हियर आई एम विद वेदर अपडेट। और जनाब कुछ बात की जाए अगर मौसम की तो इस्लामाबाद जहां पर मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, कहा यह जा रहा है कि रात के औकात में यहाँ पर कुछ क्लाउडी वेदर रहने वाला है। इसके अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। इस्लामाबाद और इसके साथ जो कनेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर चंद मकामात पर हैवी रेन भी एक्सपेक्ट की जा रही है। तो आज सूबे के बेशतर अजला की अगर बात की जाए तो मौसम कुछ कोल्ड और ड्राई ही रहेगा। ताहम शाम में मरी, गिलियात, अटक, जहलम, चकवाल, रावलपिंडी और मियांवाली में क्लाउडी वेदर रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर ड्रिजलिंग का भी इम्कान है। तो अर्ली मॉर्निंग की अगर बात की जाए तो सियालकोट, लाहौर, गुजरावाला, नारोवाल, सरगोदा, ओकाड़ा, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और गिरदोनवा में धुंध और स्मोग छाई हुई थी जो अब सूरज निकलने के साथ साथ कुछ कम हो गई है। स्पेशली अगर KPK की मैं बात करूं तो सूबे के बेशतर अजला हैं जहां पर मतला अबर आलूद रहने के अलावा चित्राल, दीर, कोहिस्तान, स्वात, एबटाबाद, मानसहरा, मर्दान, पिशावर और कुरम और कोहाट में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर स्नो फॉलिंग का इम्कान जो कि बताया जा रहा है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को है, बर्फबारी भी हो सकती है। तो बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क जबकि शुमाली अजला में मौसम ठंडा रहेगा। अब जनाब सिंध की तरफ आ जाते हैं। सिंध की बात की जाए तो सिंध के बालाई अजला में हल्की धुंध और चंद अजला में स्मोग छाए रहने का इम्कान है। अगर अहम शहरों के टेम्परेचर की बात की जाए जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये अभी का टेम्परेचर है। लाहौर की बात की जाए तो फिलहाल तो यहाँ पर 21 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, लेकिन कम से कम यहाँ पर 10 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में भी कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 तक जाने का इम्कान है। कोयटा में सर्द हवाओं के साथ कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है और कम से कम 4 बहुत कम है, तो लिहाजा कोयटा वालों को सर्दी से काफ़ी बचना है। पेशावर की बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम 9 है और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और अभी आप देख सकते हैं कंधार में 14 मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। फ़िलहाल यहाँ पर ये टेम्परेचर है और मौसम जो है फ़िलहाल सर्द और खुश्क है। बारिश का इम्कान कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ है, लेकिन फ़िलहाल कोई हैवी रेन या उस तरह से नहीं बताया जा रहा कि कोई अलर्ट हो या इमरजेंसी की सिचुएशन बताई जा रही हो। तो ऑफ कोर्स वी विल कीप यू अपडेटेड जनाब, और वेदर के हवाले से आपको पता चलता रहेगा। अभी हमें जाना है मुदस्सिर के पास। थैंक यू। पूरा मौसम तो आपने जान लिया है कि पूरे मुल्क में मौसम कैसा है और अगले 24 घंटों में कैसा मौसम रहेगा। अब जनाब हमने जिस मौजू पर बात करनी है ये भी बहुत अहम है। आप लोगों ने सुना होगा रेस्क्यू 1122, ये नंबर तो सबको याद है, 1122 या 1122, लेकिन आपको ना हम इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं जनाब, वो ये है कि रेस्क्यू 1122 के बाद अब 1123
यानी कि 1123 नंबर भी मुतारिफ करवा दिया गया। मुदस्सिर वैसे किस लिए कराया गया आप बताएं। बिल्कुल, और ये जनाब बहुत ज़रूरत था और इसमें इनिशिएटिव जो लिया गया है वो कमाल है। दिन रात 24 घंटे आपको इस नंबर्स पर माहिर डॉक्टर्स की खिदमात मुहैया होंगी और आप सिंध में कहीं भी हों इस नंबर यानी कि 1123 पर कॉल करेंगे, डॉक्टर से मशवरा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 ने सिंध में बाकायदा ऑनलाइन मेडिकल सर्विस का आगाज़ भी कर दिया। इससे पहले आपको याद होगा कि पिछले साल दिसंबर में रेस्क्यू 1122 सिंध एमरजेंसी सर्विस आलमी बैंक के सिंध रेजिलियंस प्रोजेक्ट के तहत भी वो काम कर चुकी है। स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी कराची के 4 अजला में और लाड़काना में शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ 1 साल पहले ऐलान हुआ था कि सर्विस कराची के बाद लाड़काना, ठट्ठा, सजावल बहुत कुछ है और हम ये फिर बात ही कर लेते हैं। और मैं ये बता दूं मुदस्सिर, स्पेशली मैं लोगों को ये बोलूंगी कि प्लीज तंग नहीं करना कि आपने जिनको जरूरत है उनकी वजह से भी नंबर एंगेज रखें कि जनाब पता लग गया कि 1122 पे भी कोई बैठा हुआ है या 23 पे भी कोई बैठा हुआ है तो बस मिला के रखो। एनी हाउ इसमें बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक कादिर लिखियार साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं जो कि CEO हैं और SIEHS के सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विस के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया। तो ये जो आपने ऑनलाइन डॉक्टर्स वाला काम किया है, फौरी तौर पर लोग बहुत दूर हो सकते हैं, ज़रूरत हो सकती है, ये ख्याल कैसे आया आप? ये देख सब थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो फॉर द टाइम ये बेसिकली एक बड़े जो कॉन्सेप्ट है, बड़ा ख्याल जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का अपने लोगों के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए, उस ख्याल का एक हिस्सा है ये। पहला हिस्सा था फ़िज़िकल एक्सेस करने का कि खुदा न खास्ता किसी भी बंदे को कोई इमरजेंसी हो तो उसको वो हम इस बेसिकली जो बड़ा ख्याल है वो ये है कि गवर्नमेंट है या जो बड़े हैं, बड़े का मतलब है कि लीडरशिप और गवर्नमेंट, ये वालिद और वालदा की जगह पे होते हैं और अवाम जो है वो बच्चे हैं या हमारे, तो बच्चा वैसे खेलता रहे अपना काम करता रहे तो माँ बाप याद नहीं आते, लेकिन जब चोट लगती है तो माँ याद आती है। तो माँ की जब याद आती है तो फिर सबसे बड़ी जो होती है कि माँ गले लगा ले या माँ गोद में बिठा दे। तो एम्बुलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो माँ की गोद के तौर पे आया कि जी इमरजेंसी में किसी को कोई ज़रूरत हो तो ये जो सिंध गवर्नमेंट की जो गोद है वो उसके पास अवेलेबल होगी। और माँ की गोद में जब बच्चा आ जाता है तो वो समझता है कि मैं सबसे बेहतरीन जगह पे आ गया हूँ, मुझे अब कुछ नहीं होगा। तो हमारी एम्बुलेंस भी हेड्स ऑफ एदी साहब और चीपा साहब और बाकी कोई 17-18 एम्बुलेंस सर्विसेज चल रही हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन इस सर्विस में जो गवर्नमेंट की और अब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, इसमें जो सर्विस है कि ये सिर्फ तादाद नहीं है, ये क्वालिटी भी है वर्टिकल। कि आप ये समझें कि अगर आगा खान या साउथ सिटी या JPMC का जो ICU है जिसके अंदर आपको हर चीज़ सहूलत एक जगह पे मिल जाती है, तो वर्चुअली यू मस्ट सी दैट कि ये वाली जो एम्बुलेंस है ये चलता फिरता मोबाइल ICU है। कार्डियक पेशेंट से लेके आपकी वालदा हैं, आपका बच्चा है, आपका पड़ोसी है, अल्लाह ना करे कि किसी को इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े, लेकिन मोबाइल ये ICU है। अच्छा, मैंने खुद बीमार हुआ और मुझे ले जाया गया, इसलिए मैं इसके क्योंकि गवाह हूँ कि कितना ज़बरदस्त मेरे लिए वो था पिछले साल इन्हीं डेज़ में। अब मुझे आप इसका अगर आपने यूज़ किया है तो 10 में से कितने नंबर देंगे? नहीं, मैं उसको 10 आउट ऑफ 10। मैं पंजाब में भी बहुत आज से 11 साल पहले मुझे यूज़ था 10 आउट ऑफ 10 और मेरे लिए बड़ा उस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ बीमारी में तो मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त था। और सबसे अच्छी बात जो थी जो मैं अब आपकी मौजूदगी में कहना चाहूँगा, गैर ज़रूरी जो सायरन और हॉर्न है वो नहीं बजाया जा रहा था। ये मैंने जब पूछा, मैंने खुद से पूछा कि ये क्यों नहीं आ बजा, कहते हैं कि वो हम इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते कि किसको कितनी इमरजेंसी हमारे उस तरह से बजाते हैं। ये एलिमेंट हमें बाकी नहीं बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तारिक साहब, थोड़ा सा मुझे इसमें ऐड कर लेने दीजिए। मुझे ये बताइएगा कि अभी ये सारा कुछ ये सिंध गवर्नमेंट ही कर रही है या फिर ये आप लोग को कोलैबोरेशन भी आपके साथ है ईदी या छिपा के साथ? और अगर ये एम्बुलेंसेज हैं जो कि बाकायदा मोबाइल ICUs हैं, कितनी हैं ये? हाँ, ये दरअसल मैं आपको एक और भी बताऊं कि ये अमन फाउंडेशन की जो एम्बुलेंस सर्विस थी, अबराज ग्रुप और नकवी साहब, जब आरिफ नकवी साहब कर रहे थे तो वो चला रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टार्ट किया था। तो हमारी जो मदर कॉन्सेप्ट है वो अमन वाला था, लेकिन अमन का बाद में वो जो मसला हुआ और उनकी वो फंडिंग रुक गई, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फिर 6-7 साल उनको डिस्क्रीटली या डिस्क्रीट क्या उनको फंडिंग पे चलाया। लेकिन जब उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आना शुरू हुए तो फिर गवर्नमेंट ने पूरा इदारा ही नया बना दिया।
तो उस वक्त हमने 41 एम्बुलेंसेस अमन से ली, और जब मैंने चार्ज लिया तो 198 एम्बुलेंसेस कुछ 4 महीने पहले, 198, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 371 एम्बुलेंसेस हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये पूरे सिंध में? पूरे सिंध में जी। अच्छा, मैं नंगर पार कर जा रहा था तो मेरे रास्ते में जब नजरें मैंने वीडियो बनाई, और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि यहाँ पे भी 11 22 के वो रोड साइड पे खड़ी थी, कुछ लोग थे, तो मैंने कहा कुछ शायद कोई एक्सीडेंट। आपको नगर पार्कर में भी मिलेगी, खिपरों में भी मिलेगी, घोटकी में भी मिलेगी, आपको बल्दिया टाउन में भी मिलेगी, DHA में भी मिलेगी, और 100% जो 30 ज़िले हैं, अजला हैं सिंध के, 100% कवर्ड हैं। ऑल मोटरवेज, ऑल हाईवेज, ऑल प्रोविंशियल हाईवेज। हमारे पास ज़रूरत है तकरीबन 1500 एम्बुलेंसेस की। 1200 एम्बुलेंसेस और 300 मॉर्चरी वैन, जो मैयत गाड़ियाँ या जो डेड बॉडीज़ के। ये एक और इनकलाबी कदम है सिंध गवर्नमेंट का, किसी और मुल्क में, किसी और सूबे में नहीं है कि खुदा ना खासा, क्योंकि यहाँ पे कराची में या बड़े शहरों में लोग गांव से आते हैं और गरीब भी होते हैं। जब मैयत फौतगी हो जाती है तो उनको लेके जाना जो है ना, वो प्राइवेट एम्बुलेंस, वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख। तो हमारी ये गवर्नमेंट ने एक ये किया है कि अभी इस वक्त हमारे पास 25 एम्बुलेंस मॉर्चरी वैन्स हैं, मैयत गाड़ियाँ, उसके ऊपर प्रोग्राम बाद में करेंगे। लेकिन तो आज जो 1123 है तो वो तो था ना, आपको बताया कि इमरजेंसी में, लेकिन अब इमरजेंसी के अलावा भी तो मसले होते हैं ना घरों में, नॉन इमरजेंसी जो है। तो आप हैं घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई सर में दर्द है, बुखार है, और आप अभी जाके किसी से अपॉइंटमेंट लें, डॉक्टर के पास जाएं, पैसे खर्च करें, उससे बेहतर है कि आप 1123 को कॉल करें। हमारे पास डॉक्टर्स 24 आवर्स बैठे हुए हैं। अच्छा। आपको वो एडवाइस भी कर देंगे, आपको वो दवाइयाँ भी बता देंगे। आपको हो सकता है, आई डोंट नो वेदर यू आर मैरिड और नॉट। Yes. ओके, तो अगर वो आपको कोई वो जो बीमारी है वो भाभी के साथ जुड़ी हुई है या बेगम के साथ, तो वो भी आपको हो सकता है कंसल्टेशन दे दें कि भाई लड़ाई नहीं करनी, सुकून रखना है घर में। तो नहीं, ये उनको वैसे बताया। एक चीज़ इसमें मैं सोच रही हूँ कि अगर ये ऐसे है फ्री ऑफ कॉस्ट है कि बस आपको कॉल ही करनी है और कोई पैसे नहीं है, तो ये तो फिर धड़ाधड़ लोग तंग करना शुरू कर कॉल पे भी पैसे नहीं। मतलब बाजुकात होता है कि लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, मसला कोई ऐसा खास नहीं होता, लेकिन डॉक्टर्स बाजुकात बड़े इरिटेट होते हैं कि एक ही बात आप पूछे जा रहे, नहीं ऐसा नहीं होगा तो ऐसे कैसे हो जाएगा, पढ़ेंगे यूट्यूब से और सवाल करेंगे 1123 पे कॉल करके। मैं आपको बताऊं कि हमारे ये जो लोग बैठे हुए हैं ना टेलीफोन पे, इनको सब्र का निशान हैदर मिलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जिस तरह के सवाल आते हैं, 15 पे बैठे हुए, 115 पे, 1122 पे, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इनको ना ये मतलब आई रियली लव देम, जो लड़के लड़कियां बेचारे, वो इस तरह के बहुत ज़बरदस्त सवाल भी आते हैं, मसाइल भी आते हैं, लेकिन बहुत ही स्टूपिड किस्म के कॉल्स भी आते हैं। कितने हैं? अब देखें, इस वक्त हम वी आर रिसीविंग समथिंग अराउंड 16,000 कॉल्स पर डे। 1122 ओके 1122 1123 की जो है ना वो कॉल्स हैं तकरीबन कोई 1300 1250 1300 के करीब। पता चल रहा है लोगों को, यहाँ से पता चल रहा है। तो वो है, लेकिन इसमें अभी 16,000 की जो बड़ी कॉल्स हैं एम्बुलेंस, उसमें तकरीबन 2,000 कॉल जो है ना वो प्रैंक कॉल्स हैं, बिरयानी की है, वो कहते जी मेरी मिसेज ने शॉपिंग के लिए जाना है तो अच्छा शॉपिंग मॉल कौन सा है, इस तरह की। उनको सिर्फ मैं रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ कि अभी 15 और हम लोग क्योंकि इंटीग्रेटेड हो गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के सारे डिपार्टमेंट्स जो है ना वो हम इकट्ठे बैठते हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह की प्रैंक कॉल्स आती हैं कि आग लग गई है, पहुँचते हैं तो नहीं होती, ये बहुत गलत है वैसे। तो ये फलां जगह पे ये हो गया है, पहुँचते हैं तो नहीं होती, टाइम तो ज़ाया होता है। हमें उसकी भी इतनी परवाह नहीं है। परवाह यह है कि जी जो कोई डिजर्विंग जो केस था, अगर उधर निगलेक्ट हो गया है तो फिर उसका कसूर जो है ना उस गलत कॉल करने वाले पे आएगा। बिल्कुल। अल्लाह ताला तो हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो जो जिनको आप मोहब्बत करते हैं वो कितने डॉक्टर्स हैं? हमारे पास 371 तो एम्बुलेंसेज हैं। अच्छा। और 371 एम्बुलेंसेज को चलाने के लिए इस वक्त तकरीबन 2000 के करीब हमारे क्रू है, जिसमें नर्सेज और मेल नर्सेज, फीमेल नर्सेज, EVOs। अच्छा, ड्राइवर्स को हम ड्राइवर नहीं कहते, EVOs कहते हैं। EVOs इसलिए कि एमरजेंसी व्हीकल ऑपरेटर का ड्राइविंग जो है वो तकरीबन 30 से 40% हिस्सा ड्राइविंग है, बाकी वो ऑपरेटर है, असिस्टेंट है, डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करता है। और ये हमारा जो आपको मैं बताऊँ कि हमारी जो क्रू है एम्बुलेंस के साथ, ये सुपर डुपर
ट्रेंड क्रू है, वो आपके हार्ट अटैक पेशेंट्स को भी डील कर लेता है। और मतलब आप वर्चुअली, मैंने कहा ना आईसीयू है तो वो है, तो वो तो हैं। उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं, वी हैव 17 डॉक्टर्स जो कि शिफ्ट में आते हैं और बैठते हैं और वो अलग अलग जगहों पे। इवन एम्बुलेंस में भी अगर रास्ते में जा रहे हैं और कोई सिचुएशन ख़राब होती है तो हमारी एम्बुलेंसेस के अंदर कैमरास भी हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, टेलीफोन भी लगे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन्स भी हैं, वायरलेस भी है। तो डॉक्टर को वो फ़ौरन रेफ़र कर लेता है और डॉक्टर चलती हुई एम्बुलेंस में उनको गाइड करना शुरू कर देता है कि जी इसको ऐसे डील करें। सो वर्चुअली अल्लाह ताला ना की तरफ से लिखा हुआ कुछ ना हो। अभी मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी मिसाल जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट के रेजिडेंट्स की, या जो कि आपने ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है नवाबशाह में हज़ारा एक्सप्रेस का, तो मैं उस दिन लाड़काना से कराची आ रहा था तो मुझे कॉल आई सीएम साहब, सेक्रेटरी हेल्थ की, फिर सेक्रेटरी सीएम कि जी कैसे वहाँ पे पहुँचे और 54 एम्बुलेंसेस रेस्क्यू 1122 की 1.5 घंटे। पहली एम्बुलेंस जो है 8 एम्बुलेंस जो है ना 23 मिनट में पहुंच गई बिल्कुल वीराने के अंदर, वो जो सरारी रेलवे स्टेशन के करीब। 13 में से 11 बोगियां गिरी हैं और 863 बंदे ज़ख्मी हुए हैं। उनमें से 29 शहीद हो गए हैं और 863 में से 300 प्लस जो है वो क्रिटिकल थे और उनमें से 81 तो सुपर क्रिटिकल थे, क्योंकि एक्सीडेंट ट्रेन का बहुत सख्त होता है। तो लंग्स फटे हुए, सर्वाइकल बोन्स, कॉलर बोन्स, बैक बोन्स ट्विस्ट हुए। वहाँ एक्सीडेंट से लेके हॉस्पिटल 67 किलोमीटर, एक डेथ नहीं हुई, एक डेथ नहीं हुई, क्योंकि जो एम्बुलेंस 1122 में आया है अल्लाह ताला ने उसको बचाया है और हमारे लोगों ने उनको संभाला है और डॉक्टर तक पहुंचा दिया। वहाँ पे डॉक्टर्स ने भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया। हमेशा ये कहा जाता है कि फर्स्ट एड जो है वो लोगों की ज़िंदगियां बचा सकती है टाइमली। तो अगर वो टाइमली फर्स्ट एड प्रॉपर हो, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से ज़ख्मियों को उठाया जाता है वो उतने ज़ख्मी नहीं होते हैं, एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाने तक और ज़ख्मी हो चुके होते हैं। बड़ी आपने एक अच्छी, मैं एक सॉरी आपका टाइम, एक और लोग बड़ा हमें वो तंग करते हैं कि जी ये एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची। हम जब कॉल आ रही होती है तो कॉल रिसीव करने वाला बात कर रहा होता है और 12-13 सवाल होते हैं, क्योंकि हमने अपनी SOPs और अपनी जो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स है वो न्यूयॉर्क 911 के साथ लिंक किए हुए हैं। सही। तो वी आर एट द ग्लोबल बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और MPDS सिस्टम है हमारा, न्यूयॉर्क का जो डिस्पैच सिस्टम है वो भी उसके साथ। तो उसमें 12-13 सवाल में 4-5 तो आपका नाम, ये वो कहाँ से, और बाकी सवालों में आपकी एमरजेंसी की नेचर पूछते हैं। तो लोग तंग होते हैं कि यार एम्बुलेंस भेजें। एम्बुलेंस रिसीव करने वाला देख रहा होता है और जैसे पता लगता है कि ये कौन सी तरह की है तो साथ डिस्पैचर को कॉल कंप्यूटर पे शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पे GPS नक्शे में एम्बुलेंसेस इमर्ज होती हैं कि आपके करीब तरीन कौन सी है। अगर आपका हार्ट अटैक का पेशेंट है और आपके करीब नॉर्मल एम्बुलेंस खड़ी है 5 मिनट के ऊपर, वो नहीं भेजेंगे, वो 8 मिनट पे जो हार्ट अटैक को डील करने वाली एम्बुलेंस है वो आएगी। आपको 8 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आएगी तो फॉर श्योर यू विल बी लुक्ड आफ्टर। ज़बरदस्ती, बड़ी अच्छी बात है। और अगर इतना एडवांस या फिर मॉडर्नाइज सिस्टम आप लोग फॉलो कर रहे हैं और ये अच्छा, मुझे ये बताएगा कि इसकी मेंटेनेंस के लिए भी आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो रखा होगा, क्योंकि जाहिर है स्पीड में चलती हैं एम्बुलेंसेज, तो बाज़ औक़ात हादसा भी हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या? मैं आपको बताऊं कि हमारी SOPs इतनी ज़बरदस्त हैं कि हादसों की जो रेशो है वो 0.37% है। अच्छा, 0.37%। हमने एक लिमिट रखी हुई है, 70 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलते। अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी हो तो फिर उनकी लिमिट भी कोई वो क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन इनके GPS कंट्रोल है हमारा, उनके हर गाड़ी के अंदर हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं, ट्रैकर लगे हुए हैं, हमारे मॉनिटर्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल के लोग उनको मॉनिटर कर। गाड़ियाँ बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये सबसे असल चीज़ है वो सर्विस है जो इस वक्त पूरे मुल्क के तरह अब सिंध में भी लोगों को मुहैया हो रही है। 1121 के ऊपर एक और प्रोग्राम करेंगे, 1121 वो प्रोग्राम, वो भी इंशाल्लाह वो चीज़ क्या आप सिर्फ क्विकली बताइएगा। 1121 is totally mental stress और mental problems
का जो ये बहुत बीवियों जबरदस्त से है तंग ब्रिगेडियर है, साहब। बच्चों से परेशान है, दफ्तरों में तंग है, उनकी थैंक यू सो मच तारिक साहब। हाँ, अब बीवियों से भी तंग है या जो बीवियों शोहरों से तंग है, शोहरों से तंग दोनों है। तरह के। Thank you ब्रिगेडियर साहब so बहुत much, शुक्रिया, तारिक आप साहब। हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब ये एक आज ज़बरदस्त चीज़ है, बस आपने अब ख्याल रखना है कि Prank कॉल calls सिर्फ नहीं और करनी। सिर्फ जो है वो ज़रूरत के तहत किया कीजिए। इसके साथ ही जनाब होप सो आपको आज का शो पसंद आया होगा। मुझे मुदस्सिर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।